तो हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक माउंटेन के ऊपर से, जहाँ पर बर्फ पड़ी होती है। वहीं पर एक नदी होती है जो कि बर्फ की वजह से बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी है, और यहीं पर नदी के बीचों बीच हमारे हीरो को दिखाते हैं जिसका नाम मिंग है। मिंग उस नदी के ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पर बॉडी कल्टीवेशन के मेथड को अप्लाई कर रहा है, क्योंकि मिंग अपनी बॉडी की कल्टीवेशन को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी की कल्टीवेशन वाली नर्व्स को किसी ने काट दिया है। और ये किसने किया है ये आपको आगे थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। बर्फ गिरने की वजह से वहाँ पर नदी का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। खून को जमा देने वाले ठंडे पानी में मिंग यहाँ पर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो पानी के अंदर पंच मारता है और कहता है, मैंने किसी से सुना है कि अगर हम अपनी बॉडी कल्टीवेशन की टेक्निक को परफेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमें की गैदरिंग राउंड की जरूरत नहीं पड़ती, हमें की को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। बॉडी कल्टीवेशन से ही हम ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। मिंग पानी से बाहर निकल आता है। उसके कपड़ों पर भी बर्फ पड़ी होती है। वो अपने कपड़ों को झाड़ते हुए पहन लेता है और साथ ही कहता है, हालांकि बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए ये वाला तरीका सबसे ज्यादा क्रूल है और सबसे ज्यादा आसान भी है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। जितना ज्यादा मैं ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करूंगा उतना ज्यादा मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बॉडी कल्टीवेशन के इस मेथड को यूज करने पर अगर हम ठंडे पानी में बैठकर बॉडी कल्टीवेशन की इस टेक्निक को यूज करते हैं तो हम लोग 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। इस बात से मिंग थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन फिर वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, कोई बात नहीं, मेरे लिए 20 साल की उम्र काफी है। मुझे बस अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना है। एक बार मैं अपनी मॉम डैड की मौत का बदला ले लूं, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं 20 साल तक जिंदा रहता हूं या नहीं। मिंग उस ठंडे पानी से निकलकर वापस अपने गांव की तरफ चल आता है, लेकिन जैसे वो गली में से गुजर रहा होता है सारे देखने वाले उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और हंसते हुए कहते हैं, जरा देखो तो सही, ये रहा जीनियस मिंग। लगता है ये फिर से माउंटेन के ऊपर ठंडे पानी में बैठा अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहा होगा। पता नहीं इस लड़के को समझ क्यों नहीं आती। ये एक लूजर है और लूजर को लूजर ही रहना चाहिए। चुपचाप बस बैठो, खाना खाओ और सो जाओ। तुम्हें ये सारी हार्ड ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है। मिंग उन सभी की बातों को इग्नोर कर देता है और आगे चला जाता है, और साथ ही वो हमें बताता है कि वो कौन है और आखिर ये सारे लोग उसके बारे में इस तरह क्यों बातें कर रहे हैं। मिंग कहता है, मेरा नाम मिंग जी है और मैं जी क्लैन में पैदा हुआ। मेरा जी क्लैन इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा क्लैन है। शुरुआत में मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी थी जब मेरे पेरेंट्स जिंदा थे, लेकिन जब मैं 10 साल की उम्र का हुआ तब मेरे पेरेंट्स ने मैपल लीफ सिटी के किसी एक बड़े आदमी से पंगा ले लिया, जिसकी वजह से उस बंदे ने मेरे दोनों पेरेंट्स को, मेरे मॉम और डैड को मार डाला। उन दोनों के मरने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। मैंने बहुत ही मेहनत की, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं, ताकि उनकी मौत का बदला ले सकूं। मिंग कहता है, उस वक्त जब मैंने कल्टीवेशन को स्टार्ट किया था तब मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई हो चुकी थी और मैं वाकई में एक जीनियस था। सभी लोग मुझे जीनियस मिंग कहते थे। आज से तकरीबन 6 महीने पहले तक इस पूरे गांव में, हालांकि मेरे अपने जी क्लैन में भी ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं था जो कि मेरे लेवल का हो, यानी मेरी कल्टीवेशन उन सबसे ज्यादा हाई थी, मेरे बाकी के कजन से भी ज्यादा हाई। इसी वजह से तो सारे लोग मुझे जीनियस मिंग कहते थे। मिंग के 2 कजन है, एक का नाम जेनजिंग है और दूसरे का नाम जेनजियांग है। जेनजिंग बड़ा है। जेनजियांग जेनजिंग से कहता है, अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही महीने में मिंग तुमसे आगे निकल जाएगा। उसकी कल्टीवेशन तुमसे बहुत ज्यादा हाई होती जा रही है। अगर तुमने आज इसको यहाँ पर नहीं रोका तो कल को ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। जेनजिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे लिए मसला बन सकता है। और साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिंग बाहर दरख्त के नीचे आराम से लेटा होता है और इसी बारे में सोच रहा होता है कि मैं अपनी मॉम डैड की मौत का बदला कैसे लूंगा। मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा वीक है, मैं अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, पता नहीं कब मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँगा। वहीं पर लेटे लेटे घास के दरमियान उसकी नजर एक फूल पर पड़ती है। वो एक स्पेशल फूल होता है। उस फूल का नाम रेड ड्रैगन ग्रास होता है। मिंग जल्दी से भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उसे जमीन से उखाड़ लेता है और कहता है, ये वाला पौधा तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मिंग उसे लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अगर मैं इसे सन पाउडर के साथ यूज करता हूँ तो मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मिंग काफी ज्यादा खुश होता है और उस फूल को अपने हाथ में पकड़कर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है और कहता है, चलो वापस चलकर इससे मेडिसिन बनाता हूँ। लेकिन वो वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसके सामने जाओजिंग होता है। जाओजिंग अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पर आया होता है। जाओजिंग उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो। तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया है और तुम यहाँ से भाग रहे हो। मिंग जल्दी से अपने रेड ड्रैगन फूल को पीछे की तरफ छुपा लेता है और उसे कहता है, ब्रदर जीजिंग, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जेनजिन उसे कहता है, मैंने सुना है कि आजकल इस पूरे गांव में सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे हैं। बहुत सारे लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि सिर्फ 6 महीने के टाइम में तुम मुझे रिप्लेस कर दोगे, तुम तो मुझसे भी बड़े वॉरियर बन जाओगे क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन दिन ब दिन हाई होती जा रही है। तो अब तो तुम ये भी कहोगे कि मुझे तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में तुम एक बहुत बड़े स्टार बनने वाले हो। मिंग उसे कहता है, बड़े भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कम्पीट नहीं करना चाहता, मैं तो बस अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ ताकि अपने मॉम डैड की मौत का बदला ले सकूं। जेंगजिन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ ताकि फ्यूचर में तुम कभी भी मुझसे कम्पीट न कर पाओ।
दिखाओ। मिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तुम क्या करने वाले हो। और साथ ही ज़ेंग जिन अपने लोगों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को इतना मारो कि इसकी सारी नर्व्स को काट दो ताकि ये फ्यूचर में कभी भी अपनी बॉडी को कल्टीवेट न कर सके। और फिर वो सारे लोग आगे बढ़ते हैं और यहीं पर दिखाते हैं कि उसके ऊपर कोई अटैक करता है जिसकी वजह से मिंग की सारी मेरिडियंस कट जाती हैं। अब मिंग फ्यूचर में कभी भी अपनी बॉडी में की को कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। और यहीं पर हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। मिंग कहता है ज़ेंग जी तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुमने मेरी मेरिडियंस को काट दिया ताकि मैं कभी भी की को कल्टीवेट न कर सकूं और साथ ही तुमने मेरे रेड ड्रैगन फ्लावर को भी चोरी कर लिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से अब मुझे इस तरह के बॉडी कल्टीवेशन मेथड्स को यूज करना पड़ रहा है ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं। मिंग काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है ज़ेंग जिन मैं इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं तुमसे भी इस बात का बदला लूंगा। नेक्स्ट सीन जी मैंशन का दिखाया जाता है। जी मैंशन तो काफी ज्यादा बड़ा होता है लेकिन हमारा हीरो मिंग जी मैंशन में नहीं रहता। जी मैंशन के साथ में एक छोटा सा कॉटेज होता है, वहाँ पर हमारा हीरो रहता है और यहीं पर इसके सेकंड कजन की एंट्री होती है जो कि एक नौकर के साथ आता है और ये नौकर ज़ेंग जिन का है। वो नौकर आते ही दरवाजे के ऊपर किक मारता है और दरवाजा खोल देता है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं जबकि मिंग भी घर के अंदर ही बैठा होता है। उन दोनों को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ज़ेंग जियांग उसे कहता है हेलो मेरे लिटिल ब्रदर, या फिर मैं तुम्हें जीनियस मिंग कहूँ। तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे कपड़ों को देखकर तो लगता है जैसे तुम फिर से उस ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहे थे। तुम्हारे लिए तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। जियांग हंसते हुए उससे कहता है तुम्हें अपने बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें ये सब कुछ पता होना चाहिए कि कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, कभी भी वो टॉप पर नहीं आ सकता। जैसे एक जूता जो कि हमेशा पाँव में रहता है उसे कभी सर पे नहीं रखा जाता। जियांग के साथ उसका जो नौकर होता है वो भी काफी बड़ा कमीना होता है। उसने अपने हाथ में एक बाउल पकड़ा होता है जिसके अंदर एक मछली रखी होती है और वो बहुत ही बासी और सड़ी सी मछली होती है। यानी कि वो लोग अपना खाना खाने के बाद जो भी बचा हुआ खाना होता है वो सारा उस बाउल के अंदर रखकर उसके पास ले आते हैं। जियांग उसे कहता है तुम्हारे खाने का वक्त हो गया, कचरे के लिए कचरा लेकर आए हैं, जल्दी से इसे खा लो। नौकर उसे कहता है चलो जल्दी से इसे खा लो, मुझे बाद में बर्तन भी धोने हैं। उस नौकर का नाम सैनर हु होता है। मिंग उसे कहता है सैनर क्या ये तुम्हारा आइडिया था कि मुझे बचे कुचे खाने और इस तरह के बासी खाने देने का? सैनर उसे कहता है तो क्या अगर मेरा आइडिया था तो क्या तुम मुझे मारोगे? मिंग आगे बढ़ता है और उस बाउल को उठा लेता है और साथ ही उसके मुंह पर दे पटक मारता है क्योंकि उस बाउल के अंदर मछली रखी हुई थी। मछली के बहुत सारे कांटे उस बेचारे के चेहरे में धंस जाते हैं और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। इस बात से सैनर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए मिंग पर अटैक करने लगता है लेकिन मिंग जल्दी से साइड पर हो जाता है और साथ ही अपना घुटना उसके अंडों पर मारता है जिससे उसके अंडे फूट जाते हैं। मिंग गुस्से के साथ उससे कहता है दोबारा अगर कभी तुम इस तरह का बचा कुचा खाना मेरे लिए लेकर आए तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बात में तुम्हें छोड़ देता हूँ। जियांग चिल्लाते हुए मिंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने हमारे नौकर पर तुमने अटैक किया? लगता है कि तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मिंग उसे कहता है जियांग अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई तो फिर तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो और फिर देखते हैं कि कौन किसको मारता है। मिंग की ये वाली बात सुनने के बाद वो सोचने लग जाता है और कहता है जब से इस कमीने के पेरेंट्स मरे हैं तब से इसने कभी भी गिव अप नहीं किया। ये हमेशा अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता रहता है, यहाँ तक कि बड़े भाई जिंग ने इसकी मेरिडियंस को ब्लॉक कर दिया है। अब ये कभी भी अपनी की को कल्टीवेट नहीं कर पाएगा लेकिन फिर भी ये हमेशा उस ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता रहता है। इसे लगता है कि ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। यहाँ पर इसके हाथों से थोड़ी सी बेइज्जती करवा लेना अच्छा है बजाय इसके साथ कि इसके साथ फाइट की जाए। मुझे नहीं पता कि इसकी बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, कहीं ये मुझे मार ही न डाले। जियांग मिंग से कहता है तुम बस यहीं पर इंतजार करो, तुम्हें पता है ना ये किसका नौकर है, ये जिंग का नौकर है, वो तुमसे इस बात का बदला जरूर लेगा। और साथ ही जियांग सैनर से कहता है सैनर चलो यहाँ से चलते हैं और जाकर जिंग को बताते हैं। उनके चले जाने के बाद मिंग और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है इस जिंग को तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरी रेड ड्रैगन ग्रास को चोरी किया, मेरी मेरिडियंस को ब्लॉक कर दिया ताकि मैं कभी भी अपनी की को कल्टीवेट न कर सकूं। नेक्स्ट सीन कुछ देर के बाद का होता है। मिंग को बहुत ज्यादा भूख लगती है, उसके पेट से आवाज आ रही होती है। वो आगे बढ़ता है और अपने बर्तन के अंदर चल के चेक करता है कि वहाँ पर चावल पड़े हुए हैं या नहीं, लेकिन उसके पास सारे चावल खत्म हो चुके होते हैं। मिंग कहता है मेरे पास तो सारे चावल खत्म हो गए, लगता है कि मुझे फिर से गाँव में जाकर चावल खरीद कर लाने पड़ेंगे। मिंग अपना बैग उठाकर गाँव की तरफ निकल पड़ता है लेकिन जैसे वो बाहर की तरफ जा रहा होता है वहीं पर एक सूखे हुए दरख्त के नीचे एक भिखारी बैठा होता है। वो भिखारी उसे देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है ओए लड़के क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? मिंग उसकी बात सुनकर रुक जाता है और कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? वो भिखारी उसे कहता है हाँ मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कौन है? मुझे तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा नफरत महसूस हो रही है, जैसे कि तुम किसी से बदला लेना चाहते हो। मैं तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ कि तुम किसी से बदला ले सकते हो। मिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है अगर तुम वाकई में ऐसा कर सकते हो तो तुम मुझे यहाँ पर भीख क्यों मांग रहे हो? जाओ जाकर अपने लिए कुछ कर लो। और भिखारी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है बच्चे तुझे समझ नहीं आ रही, ये मेरी हॉबी है, मुझे भीख मांगने का शौक है, लेकिन
तुम्हारे जैसे नौजवान लड़के जिसके मेरिडियंस को किसी ने काट दिया हुआ है, जो कि अपनी की को गैदर नहीं कर सकता, वो आज न कल मेरी तरह भीख ही मांगेगा। मिंग भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसे मेरे बारे में कैसे पता है कि मेरी मेरिडियंस को कट कर दिया गया है? कहीं ये मांगने वाला वाकई में कोई महान मास्टर तो नहीं है जो कि यहाँ पर भिखारी के रूप में आया है। वो भिखारी मिंग से कहता है, आज रात जब चांद आसमान पर चमकेगा, सबसे ऊंची वाली पहाड़ी के ऊपर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा और साथ ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का होता है। रात के वक्त आसमान पर चांद निकल आता है। मिंग अपने ही कॉटेज में लेटा होता है और वो सोच रहा होता है, अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे उस भिखारी पर यकीन करना चाहिए? वैसे भी मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। अगर मैं उसकी बात मानकर वहाँ पर चला जाता हूँ तो क्या होगा? चलो देखते हैं। मिंग अपने कॉटेज से बाहर चला जाता है। वो पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसे वो भिखारी मिलता है। वो कहता है, तो तुम आ गए, चलो मेरे साथ आओ। भिखारी आगे आगे चलना शुरू कर देता है। वो दोनों जंगल के रास्ते से पहाड़ों की तरफ जा रहे होते हैं। मिंग उसे कहता है, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड है, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? भिखारी उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, कितनी देर से बातें कर रहे हो, चलो चुपचाप मेरे साथ आओ। फिर वो दोनों चलते चलते एक पहाड़ी के पास पहुँचते हैं और उसके टॉप के ऊपर चले जाते हैं। भिखारी उसे कहता है, चलो जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ। मिंग वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। भिखारी उसे कहता है, मुझे पता चला है कि तुम्हारी मेरिडियंस को कट करने से पहले तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा कल्टीवेशन थी। मिंग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, तुमने कहा था कि तुम मेरी किस्मत का हाल भी बताने वाले हो, चलो मुझे जल्दी से बताओ कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। भिखारी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हारी किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम्हारी ये वाली जो बॉडी है ये इस पूरी दुनिया पर राज करेगी। और साथ ही वो अपने हाथों पर अपनी की पावर को रिलीज करते हुए उसके माथे की तरफ अपने हाथों को करता है और उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट कर देता है। जैसे वो मिंग के ऊपर एक स्पेल कास्ट करता है, मिंग की बॉडी वहीं पर हैंग हो जाती है, यानी कि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता। मिंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। वो बूढ़ा भिखारी आगे से और भी ज्यादा हंसना शुरू कर देता है। असल में ये बूढ़ा भिखारी एक बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। भिखारी हंसते हुए मिंग से कहता है, अब जबकि तुम्हारी बॉडी मेरी होने वाली है तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ, इस बात से कौन सा फर्क पड़ने वाला है, वैसे भी तुम यहाँ पर मरने वाले हो। भिखारी उसे कहता है, पहले मैं एक जनरल हुआ करता था रोजफिंच कंट्री का, लेकिन बहुत सारे बुरे लोगों के चलते उन सब लोगों ने मेरी फैमिली को मार डाला। मैं सिर्फ अकेला ही बचा। मैं उन सारे लोगों के हाथों से वहाँ से तो बचकर आ गया। मैं काफी अर्सा तक इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन अचानक मुझे एक स्क्रॉल मिला जिसके अंदर एक एंशिएंट टेक्निक लिखी हुई थी जिससे मैं अपनी बॉडी को रीइंकारनेट कर सकता हूँ, वो भी किसी की बॉडी में भी। मैंने उस टेक्निक को यूज करते हुए हीवनली अर्थ के एक इनर डिसाइपल की बॉडी ले ली और 30 साल तक मैं उसी की बॉडी में रहा। 30 साल के इस अरसा में मैं हीवनली अर्थ मार्शल आर्ट अकेडमी का मैनेजमेंट का हेड बन गया। लेकिन मेरे लिए इतना सब कुछ काफी नहीं था। मैंने हीवनली अर्थ मार्शल आर्ट्स अकेडमी के बहुत सारे राज और बहुत सारी टेक्निक्स को चोरी कर लिया। जब मैं उन चीजों को चोरी करके वहाँ से भाग रहा था, वहाँ के कुछ सेंट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट मेरे पीछे लग गए। मैंने उन सब से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन मैं काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था क्योंकि उन सेंट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट ने मेरे ऊपर अटैक किया था। वहाँ से भागते हुए रास्ते में मुझे एक भिखारी की बॉडी नजर आई जो कि मरने की स्टेज पर था क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी बॉडी को दोबारा से रीइंकारनेट कर लिया और उसी भिखारी की बॉडी में चला गया और तब से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कभी मुझे कोई अच्छी बॉडी मिलेगी। और फिर मेरी नजर तुम पर पड़ी, तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है। मिंग उसे कहता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बॉडी तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी। मेरी तो मेरिडियंस को कट कर दिया गया है, मैं तो की को भी गैदर नहीं कर सकता। भिखारी उसे कहता है, इसे बार बार अपनी बॉडी कहना बंद करो, अब ये बॉडी मेरी होने वाली है और वो भी बहुत जल्दी। और साथ ही वो अपने पास एक छोटी सी बॉटल निकालता है और कहता है, इस बॉटल के अंदर एक पिल रखी हुई है जिसको ब्लेसिंग पिल कहते हैं। उस स्पेशल पिल को खाने से हम लोग अपनी की कल्टीवेशन को दोबारा से बहाल कर सकते हैं, यानी कि हमारी मेरिडियंस फिर से रन हो जाएंगी। ये पिल वाकई में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक बार मैंने तुम्हारी बॉडी में आने के बाद इस पिल को खा लिया तो तुम्हारी बॉडी मेरे लिए सबसे ज्यादा पावरफुल बॉडी साबित होगी और अगले कई सालों तक मुझे नई बॉडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिंग उसे कहता है, लेकिन एक ना एक दिन तुमने जो कुछ भी किया है इस सब का तुम्हें हिसाब चुकाना होगा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भिखारी उसे कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मुझे इस सब का हिसाब चुकाना पड़ेगा? इस कंट्री में वीक के लिए कोई भी जगह नहीं है। वीक को हमेशा कचरा और लूजर समझा जाता है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर पाते हैं। क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। भिखारी उस पिल को अपने हाथ पर निकालता और कहता है, तुम इस पिल को डायरेक्टली अपने मुंह से नहीं खा सकते। मुझे इस पिल को तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर रखना होगा। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम इससे मरोगे नहीं। मिंग आगे से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो। तुम मेरे दिल के अंदर एक पिल रखने की बात कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मेरी बॉडी को ओपन करने के बाद मेरे दिल के अंदर पिल रखने से मैं बच जाऊंगा? मुझे अभी छोड़ दो, वरना तुम सीधे जहन्नुम में जाओगे। तुम बहुत ही बुरे और ईवल हो। मिंग क्योंकि वहाँ पर बैठा हुआ अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता, वो भिखारी अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करता है और साथ ही अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर अपना हाथ लगाता है। जैसे वो उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी की पावर को रिलीज करता है, वहाँ पर एक जबरदस्त की पावर निकलती है और उसी वक्त मिंग के हार्ट के अंदर दिखाते हैं। वो पिल उसके हार्ट के अंदर चली जाती है। वो स्पेशल पिल जिसका नाम
ब्लेसिंग पिल है उसके अंदर बहुत सारे डेवल्स की आत्माएं हैं। वो सारी आत्माएं भी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती हैं। भिखारी की उस पिल को उसकी बॉडी के अंदर प्लांट करने के बाद मिंग बेहोश हो जाता है। भिखारी कहता है मेरा पहले वाला स्टेप तो काम कर गया, अब सेकंड स्टेप की बारी है। भिखारी हंसते हुए आगे बढ़ता है और उसके माथे पर उंगली लगाते हुए कहता है चलो फिर करते हैं, और साथ ही भिखारी की बॉडी नीचे गिर जाती है, यानी कि भिखारी की सोल जो होती है वो मिंग की बॉडी के अंदर चली जाती है। और थोड़ी देर के बाद मिंग अपनी आंखें खोलता है। मिंग कहो या फिर भिखारी कहो, वो अपनी आंखें खोलता है। भिखारी अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है ये वाली बॉडी तो उस भिखारी की बॉडी से बहुत ज्यादा अच्छी है। भिखारी आगे बढ़ता है और उस मरे हुए भिखारी की बॉडी से कुछ चीज निकालने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसका हाथ रुक जाता है। वो कहता है लगता है कि इस लड़के का रिजॉल्व बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसको शॉर्ट टाइम में इसकी सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि इसकी सोल के ऊपर मुकम्मल तौर पर हावी होना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मिंग कहता है मेरे पास बहुत सारा टाइम होने वाला है, सबसे पहले मुझे अपने उस गोल्डन ट्रेजर को अपनी बॉडी के ऊपर लगाना है। वो उस मरे हुए भिखारी की बॉडी से एक गोल्डन क्लोक को निकालता और कहता है ये वो स्पेशल खजाना है जो मैं चोरी करके लाया हूँ। वो उस क्लोक को अपने हाथ के ऊपर रखता है और साथ ही उस क्लोक के ऊपर अपना ब्लड डालता है ताकि वो उसको अपना मास्टर मान ले, और साथ ही वो भिखारी उस क्लोक को पहन लेता है। उसका नाम डिवाइन गोल्डन क्लोक होता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। भिखारी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो वाकई में एक डिवाइन वेपन है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। भिखारी कहता है मैंने 30 साल अपने जाया किए हैं सिर्फ इस चीज को चोरी करने के लिए, आज फाइनली मैंने इस चीज को पहन लिया है। लेकिन यहीं पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी तीसरे बंदे की आवाज आती है जो कि एक फेरी होती है जो इस डिवाइन वेपन की गार्डियन है, और वो कह रही होती है कि ब्लड सैक्रिफाइस बिल्कुल परफेक्ट रहा है, हमारे इस डिवाइन क्लोक को उसका नया मास्टर मिल चुका है। भिखारी उसे कहता है आज ये आवाज किसकी है, क्या तुम इस क्लोक की फेरी गाइड हो? लेकिन वो फेरी गाइड कहती है मास्टर मिंग की बॉडी के अंदर एक एक्सटर्नल सोल है, इसे अभी अभी डिस्ट्रॉय करना होगा वरना ये मास्टर मिंग की सोल को डिस्ट्रॉय कर देगी। भिखारी चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, मैंने तुम्हें पहना है तो मास्टर तुम्हारा मैं हूँ, मिंग नहीं। वो फेरी गाइड उसे कहती है लेकिन इस क्लोक के ऊपर जिसने अपना ब्लड डाला है मेरा मास्टर वो है, यानी कि मेरा मास्टर मिंग है, तुम नहीं। भिखारी आगे से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मुझे 30 साल लगे हैं इस क्लोक को चोरी करने में, तुम मुझे इस तरह से मार नहीं सकती। और साथ ही मिंग की बॉडी के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो फेरी गाइड उस भिखारी की सोल को खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। वो भिखारी जहाँ पर मर जाता है। भिखारी की सोल के डिस्ट्रॉय होने के बाद मिंग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद मिंग को होश आती है। मिंग उठकर बैठ जाता है और कहता है इस भिखारी ने तो मेरी बॉडी ले ली थी, लेकिन मैं फिर से अपनी बॉडी के अंदर कैसे हूँ, ये कैसे हो सकता है? मिंग को उसी फेरी गाइड की आवाज आती है। वो उसे कहती है मास्टर। मिंग उसे कहता है कौन है यहाँ पर, कौन मुझे मास्टर कह रहा है? इसी वक्त बिमिंग के सामने एक छोटी सी फेरी आती है और उसे कहती है मास्टर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस डिवाइन क्लोक की फेरी गाइड हूँ और मेरा नाम बिमिंग है। बिमिंग उसे कहती है जितने भी इस तरह के डिवाइन वेपन्स हैं उन सभी के साथ इस तरह की एक फेरी गाइड होती है जो कि अपने मास्टर के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है, इसलिए मैं इस डिवाइन क्लोक की फेरी गाइड हूँ। मिंग उससे पूछता है बिमिंग क्या तुम्हें पता है कि वो बुरा आदमी कहाँ पर चला गया जिसने मेरी बॉडी ले ली थी? बिमिंग उसे कहती है उसकी सोल को तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, हालांकि उसने इस डिवाइन क्लोक को आपकी बॉडी के साथ अटैच किया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसके अंदर एक स्पिरिट हो सकती है जो कि उसकी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। मिंग अपने उस डिवाइन क्लोक को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है अब मेरे हाथ में एक हीवनली ट्रेजर लग गया है, क्या मैं इसे वाकई में रख सकता हूँ, क्या मैं इसका मास्टर हूँ? बिमिंग उसे इस गोल्डन क्लोक के बारे में बताती है कि इस गोल्डन क्लोक को हमारे पैट्रियार्च ने बनाया है जिसको स्काई रोमर भी कहते हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस क्लोक को वक्त की शुरुआत से पहले बनाया गया था जब इंसानों को भी बनाया भी नहीं गया था। जब वो इस क्लोक को बना रहा था तो उसने मार्शल आर्ट्स के डीएटी यानी मार्शल आर्ट्स के गॉड की कोर को इसमें यूज किया था, और इसके अलावा उसने इस क्लोक को बनाने में बहुत कुछ डाला था। ये सब कुछ डाल लेने के बाद वो 3 बड़ी दुनियाओं में गया जहाँ से उसने 49 किस्म के अलग अलग सब्सटेंसेस को ढूंढा, और वो सारी चीजें ही डिवाइन वेपन्स थे, उन सब को भी उसने इस क्लोक के अंदर शामिल कर दिया। उसे इस क्लोक को बनाने में पूरे 3000 साल का अरसा लगा। मिंग उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है तो इसका मतलब ये डिवाइन वेपन काफी ज्यादा स्पेशल है और ये फ्यूचर में मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। बिमिंग उसे कहती है हाँ मास्टर, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा क्योंकि ये एक डिवाइन वेपन है और जिसके पास भी ये होगा वो फ्यूचर में बहुत कुछ हासिल करेगा, क्योंकि इसके अंदर विस्प ऑफ डेस्टिनी है और मार्शल आर्ट्स के गॉड का कोर भी शामिल किया गया है। और इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले उस बैगर ने तुम्हें एक ब्लेसिंग पिल खिलाई थी जिसकी वजह से तुम अपनी की गैदरिंग को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो, और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही, मैं तुम्हें हमेशा गाइड करूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगी और इसके बाद तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। मिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि मैं इस भिखारी के हाथों से मरने वाला हूँ और मेरी बॉडी वो भिखारी ले लेगा, लेकिन मेरी किस्मत तो वाकई में चमक गई, मेरे हाथ में एक डिवाइन वेपन लग गया है और साथ ही मुझे एक ब्लेसिंग पिल भी मिल गई है। बिमिंग उसे कहती है मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, इस भिखारी की बॉडी में इसके कपड़ों के अंदर एक और स्पेशल चीज है, इसके पास एक स्क्रोल है जिसका नाम स्काई रोमिंग सूत्रा है। उसके ऊपर बहुत सारी टेक्निक्स लिखी हुई है जिनको तुम कल्टीवेट करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। मिंग आगे बढ़ता है और उसके कपड़ों के अंदर से उस स्क्रोल को निकाल लेता है। बिमिंग उसे कहती है इसके अंदर डिवाइन लेवल का
एक सूत्रा है जिसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स लिखी हुई हैं। तुम इनको कल्टीवेट कर सकते हो। ये सिर्फ ह्यूमनली अर्थ के क्वालिफाइड बंदे को ही दिया जाता है। मिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो डिवाइन लेवल का सूत्रा है, अगर मैं इसको बेचता भी हूँ फिर तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि हमारी जी फैमिली के पास जो फायर और वाटर वाले सूत्रा है वो इतने ज्यादा खास नहीं है। ये वाला तो उनके सामने बहुत ही बड़ी तबाही है। बिमिंग उसे कहती है लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन को तो पहले से ब्लॉक कर दिया गया है, तुम इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, ना ही इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। मिंग आगे से रोना शुरू कर देता है और कहता है बिमिंग क्या तुम ऐसे मौके पर इस तरह की बात करना बंद करोगी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ? तुमने जो बात करके मुझे बहुत ज्यादा रुला दिया है। बिमिंग उसे कहती है मैं सिर्फ एक स्पिरिट गाइड हूँ, मेरे अंदर कोई भी इमोशन या फीलिंग नहीं है, इसलिए मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। मिंग कहता है अगर मैं इसको यूज नहीं कर सकता, मैं इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकता, चलो फिर ठीक है, मैं इसको बाजार में जाकर बेच देता हूँ, इससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर लेकिन तुम इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी पावर्स को यूज करते हुए हमारी कटी हुई मेरिडियंस को फिर से ठीक कर सकती हूँ। तुम की को गैदर कर सकते हो और साथ ही ठंडे पानी में बैठने की वजह से तुम्हारी बॉडी को जितना भी नुकसान पहुंचा है मैं उस सबको भी हील कर सकती हूँ। बिमिंग गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है ये सारी बातें तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी, तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज्यादा रोना पड़ा, और ऊपर से बार बार मुझे मास्टर कहना बंद करो। क्या तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकती, तुम मुझे मिंग कहा करो। बिमिंग उसे कहती है मैं तो सिर्फ एक फेरी गाइड हूँ, मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मुझे नहीं पता कि लोगों को उसके नाम से कैसे पुकारते हैं। मिंग उसे कहता है मैं तुम्हें जो भी कहूंगा तुम आगे से यही बहाना बनाओगी, चलो फिर ठीक है जो मर्जी करती रहो। मिंग उसे कहता है चलो छोड़ो ये सारी बातें, जल्दी से मेरी मेरिडियंस को फिक्स कर दो ताकि मैं की को गैदर कर सकूं। अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। बिमिंग उसे कहती है यहाँ पर नीचे लेट जाओ। मिंग वहीं पर जमीन के ऊपर लेट जाता है। बिमिंग उसे कहती है तुम बस रिलैक्स करो, बाकी का सारा काम मेरा है, और साथ ही वो उसके माथे के ऊपर आकर बैठ जाती है। मिंग चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम अपनी तशरीफ को मेरे चेहरे के ऊपर से हटाओगी? बिमिंग उसे कहती है लेकिन क्यों? मिंग उसे कहता है कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि कोई दूसरा अपनी तशरीफ को उठाकर उसके चेहरे पे रख दे। बिमिंग उसे कहती है मैं तो सिर्फ एक फेरी गाइड हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, तो मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। मिंग हार मान लेता है और कहता है चलो फिर ठीक है जहाँ मर्जी बैठ जाओ। फिर वो उसके माथे के ऊपर अपने दोनों हाथ रखती है और अपनी पावर्स को रिलीज करती है, और साथ ही मिंग के हार्ट की तरफ दिखाते हैं। उसके हार्ट के अंदर जो पिल होती है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, और उसके हार्ट के अंदर उस पिल की वजह से जितने भी डेविल्स की आत्माएं हैं वो सारी भी दिखाई जाती हैं, जो कि पहले उसके दिल को ब्लॉक करके खड़ी थी, अब वो सारी साइड पर हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी पावर्स रिलीज हो जाती हैं। मिंग कहता है मुझे फाइनली फिर से महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी मेरिडियंस फिर से ठीक हो चुकी हैं, मेरी बॉडी के अंदर की कल्टीवेट हो रही है। की कल्टीवेशन दोबारा मिलने के बाद मिंग कहता है फादर मदर अब मैं कोई कचरा नहीं रहा, मेरे पास मेरी पावर फिर से वापस आ गई है। अब दोनों की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए मैं उन लोगों को जरूर मार डालूंगा जिन लोगों ने तुम लोगों को मारा था। मैं एक एक करके उन सब से बदला लूंगा जिसने भी मेरे पेरेंट्स को मारा है या जो लोग भी मेरे पेरेंट्स की मौत में शामिल थे। और यहीं पर हमारी रिवेंज सीकर की एपिसोड 1 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये कमेंट करके आपने जरूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था, चले मैं इसको रहने देता हूँ, मेरे चैनल पे एपिसोड अवेलेबल है, आप पहली एपिसोड वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में मिंग वापस आ जाता है। सारी रात माउंटेन के ऊपर गुजारने के बाद मिंग जब सुबह के वक्त अपने घर वापस आता है, वो दरवाजा खोलने के बाद अपने कॉटेज की तरफ जाने लगता है। वहीं पर सामने उसका बड़ा कजन जिंग खड़ा होता है। जिंग उसे कहता है मैंने सुना है कि तुम रोजाना ही ठंडे पानी में कल्टीवेट करने के लिए जाते हो, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पर जाकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने की वजह से तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, फिर भी तुम वहाँ पर क्यों जाते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे गांव में जो मार्शल आर्ट्स का टूर्नामेंट होने वाला है तुम उसमें हिस्सा लेने के बाद रेड सन सेक्टर की डिसाइपल बनना चाहते हो, या फिर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, इसलिए तुम वहाँ पर रोजाना जाते हो और अपने आप को कल्टीवेट करते हो? मिंग उसे कहता है तुम्हें इस सब के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है, अब जबकि तुम्हें पहले से ही पता है कि मैं वहाँ पर ठंडे पानी में बैठकर कल्टीवेट करता हूँ, मैं 20 साल से ज्यादा उम्र तक जिंदा नहीं रहूंगा। जिंग भी आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, तुम 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे क्योंकि तुम्हारी मेरिडियंस को तो मैंने ब्लॉक कर दिया था। अब तुम बिल्कुल एक डिसेबल पर्सन हो, अगर तुम अपनी कल्टीवेशन को यूज नहीं कर सकते तो तुम सिर्फ एक कचरा हो, अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन जिंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम एक कचरा हो, फिर भी तुमने मेरे नौकर के सामने अपनी पावर दिखाने की कोशिश की है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे नौकर के साथ भी बदतमीजी करने के लायक हो? अब इस सब के लिए तुम्हें एक सबक तो सिखाना पड़ेगा। और साथ ही वो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए मिंग के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से मिंग पीछे
दीवार के साथ जाकर गिरता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जिंग उसे कहता है, कमीने लड़के, अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। हालांकि तुम मेरे कजन हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने हमारे कबीले के ऊपर बहुत बड़ा दाग लगाया था। इसी वजह से उन दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और तुम भी उन्हीं के कदम पर चल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नौकर पर हाथ उठाने की? अगर दोबारा कभी जिंदगी में तुमने मेरे नौकर पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। और मैं तुम्हें एक और बात बताने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी लेडी हानियो यहाँ पर आने वाली है। लेडी हानियो तो तुम्हें याद ही होगी, अंकल वू की बेटी। हालांकि हानियो के साथ बचपन में ही तुम्हारी एंगेजमेंट तय कर दी गई थी, लेकिन अब जबकि तुम सिर्फ कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी इस एंगेजमेंट का कोई भी मोल नहीं रहा, इसलिए उसे तंग मत करना। मिंग उसे कहता है, मेरा उस लड़की के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं उसे नहीं जानता। जिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता है, चलो शुक्र है, कम से कम तुम्हारे अंदर थोड़ी सी अकल तो बाकी है। अगर तुम ये बात कहते कि वो लड़की तुम्हारे साथ एंगेज है और तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता दूं, लेडी हानियो पहले ही रेड सन सेक्टर की एक आउटर डिसाइपल बन चुकी है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है। तुम्हारे जैसे कचरे को तो वो देखना भी पसंद नहीं करेगी। मैंने अपने फादर से कहा है कि मास्टर वू के पास शादी के कुछ गिफ्ट्स भेजे जाएं। मैं तुम्हारे लिए उस लड़की से शादी करूंगा जो तुम्हारी बीवी बनने वाली थी, अब वो बीवी मेरी बनेगी। और साथ ही जिंग हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है, जबकि मिंग काफी ज्यादा गुस्से में होता और कहता है, मैं तुम्हें इस बार एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, तुम मुझे बहुत ज्यादा वीक समझ रहे हो। मिंग उसी वक्त बिमिंग से पूछता है, बिमिंग क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई शॉर्ट तरीका है जिसकी मदद से मैं जिंग से बहुत ज्यादा अच्छा बन जाऊँ और वो भी सिर्फ शॉर्ट टाइम में? बिमिंग उसे कहती है, हाँ एक तरीका तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उस तरीके को अपना पाओगे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा डेंजरस है। मिंग उसे कहता है, तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैं आइसी वाटर के अंदर बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता रहा हूँ, उससे ज्यादा खतरनाक और कौन सा तरीका हो सकता है? चलो जल्दी से मुझे बताओ वो कौन सा तरीका है। बिमिंग उसे कहती है, वो भिखारी जो कि तुम्हारी बॉडी को तुमसे छीनना चाहता था, उसने एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक को चोरी किया था जिसको फ्लैश फुटवर्क टेक्निक कहा जाता है। उसने उसी टेक्निक को यूज करते हुए बहुत सारे मास्टर से अपनी जान बचाई थी, क्योंकि उसकी टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो एक फ्लैश की तरह आंखों के सामने से भाग जाता था। उस फुटवर्क टेक्निक का नाम हीवन स्ट्राइकिंग फुटवर्क है। अगर तुम उसको सीख लेते हो तो तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। ये जिंग तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपनी की कल्टीवेशन की बेस को बनाना होगा, क्योंकि मेरिडियंस के कट होने की वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर जरा भी की नहीं बची। और अपनी बॉडी के अंदर की को कल्टीवेट करने के लिए तुम्हें 49 दिनों के लिए भूखे प्यासे रहना होगा। मिंग उसकी बात सुनने के बाद अपने ही कमरे में कल्टीवेट करने के स्टेज में बैठ जाता है और वो भी भूखा प्यासा, वो कुछ भी नहीं खाता, हालांकि उसके पेट के अंदर से आवाजें निकल रही होती हैं। बिमिंग उससे कहती है, अगर तुम भूख की वजह से मरना नहीं चाहते तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लेसिंग पिल की वजह से जितनी भी डेविल्स की आत्माएं हैं उन सभी की एनर्जी को कंज्यूम करो, इससे तुम जिंदा रहोगे। मिंग उसे कहता है, ठीक है मुझे तुम्हारी समझ आ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए 49 डेज गुजर जाते हैं। बिमिंग कहती है, आज पूरे 49 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक जागा क्यों नहीं? बिमिंग सोच रही होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी बॉडी के अंदर जितने भी इवल लॉर्ड्स हैं उन सभी ने इसकी पावर को कंज्यूम कर लिया है। लेकिन साथ ही वो उसके पेट की तरफ देखती है और काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके पेट के अंदर एक लाइट चमक रही होती है, यानी कि उसने अपनी की गैदरिंग को स्टार्ट कर लिया है। दोबारा से वो की गैदरिंग रॉम में जा सकता है। मिंग अपनी आंखें खोलता है और अपने पेट पे हाथ रखते हुए कहता है, उन सारे इवल लॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी थी, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। बिमिंग उसे कहती है, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने इसके फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। अब जबकि आप अपनी की गैदरिंग स्टेज की फर्स्ट लेवल पर आ चुके हैं, तो अब हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हीवन स्ट्राइकिंग फुटवर्क के सबसे पहले स्टेप जिसका नाम फ्लैश स्टेप है, उसको कब प्रैक्टिस करना है? मिंग उसे कहता है, रुकने की क्या जरूरत है, अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का होता है। मिंग अपने कोच यार्ड में अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस करने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुका होता है, लेकिन अभी तक वो अपने फर्स्ट स्टेप फ्लैश स्टेप को नहीं सीख पाया। मिंग कहता है, इसका फर्स्ट स्टेप सीखना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेरी तो बहुत ज्यादा मेहनत लग गई। उसी वक्त जियांग वहाँ पर आता है और दरवाजे को किक मारते हुए दरवाजे को ही तोड़ देता है। उसी के साथ लेडी हानियो भी होती है। जियांग आते ही उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो हमारा जीनियस मिंग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, तो वापस से उस ठंडे पानी में बैठकर कल्टीवेट क्यों नहीं करते? यहाँ पर क्यों आ गए हो? अब क्या तुम्हें मौत से डर लगने लग गया है जो यहाँ पर आ गए हो? जियांग लेडी हानियो से कहता है, लेडी हानियो जरा इस कचरे की तरफ गौर से देखो, ये कचरा बिल्कुल बेकार है, तुम्हारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी मेरिडियंस को कट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये मेहनत कर रहा है। ये उस ठंडे पानी में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता है। ये 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। लेडी हानियो से कहती है, तो तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? मुझे इस कचरा को देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, कहीं और चलते हैं। ये तो सिर्फ एक कचरा है, एक लूजर है, मैं इसको देखकर क्या करूंगी, चलो यहाँ से चले। जियांग उसे कहता है, तुम्हें इस बारे में
गुस्सा होने की क्या जरूरत है। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब तुम दोनों ही पैदा हुए थे तभी तुम दोनों के घर वालों ने फैसला किया था कि तुम दोनों की शादी की जाएगी। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम इस कचरे के सामने ये बात इसे कह दो कि तुम इससे शादी नहीं करोगी, ताकि फ्यूचर में तुम्हें कोई भी मसला फेस करना ना पड़े। यहीं पर इसको ना बोल दो, ये सिर्फ एक कचरा है जो तुम्हारे लायक नहीं है। लेडी हानियो से कहती है, तुम्हें लगता है मेरी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है इसलिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जियांग उसे कहता है, तुम्हें सिर्फ एक बार सर हिलाना है और इसे कहना है कि तुम इससे शादी नहीं करोगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और साथ ही जियांग उसे कहता है, मिंगजी क्या तुमने मेरी बात को गौर से सुना, अब जल्दी से जाकर एक पेपर लेकर आओ और उसके ऊपर लिख कर दो कि तुम लेडी हानियो का पीछा नहीं करोगे और तुम इस एंगेजमेंट से पीछे हट रहे हो और दोबारा कभी इसको तंग मत करना। मिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हानियो से कहता है, किसी दूसरे के घर में आकर उसके दरवाजे को तोड़कर बिना इन्विटेशन के अंदर आना, क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें यही सब कुछ सिखाया है। लेडी हानियो उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है, तुम्हारे पास तो तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं है जो तुम्हें मैनर्स सिखा सके, तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अगर तुम ये सारी बातें करके मेरी अट्रैक्शन हासिल करना चाहते हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मुझे तुम्हें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। बड़ा जबरदस्त स्टैंस लेते हुए उसे कहती है, मैं हानियो कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, चाहे तुम इस दुनिया के आखिरी मर्द ही क्यों ना हो। तुम्हारे जैसे कचरे के लिए गली की भिखारन है, उससे जाकर शादी करो। मिंग उसकी बातें सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, मैं तुम्हारी अट्रैक्शन पाने के लिए ये सब कुछ क्यों करूंगा। मुझे लगता है कि तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। पहली बात, तुम तो इतनी खूबसूरत हो ही नहीं, और दूसरी बात, अगर मैं कोई भिखारी भी होता तो भी मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखता, तुमसे शादी करना तो बहुत दूर की बात है। लेडी हानियो को उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ऊपर की तरफ जंप करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेडी हानियो अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए साइड पर हो जाता है, यानी उसे डॉज कर लेता है। ये देखकर तो हानियो भी चौंक जाती है, लेकिन साथ ही मिंग उसे जबरदस्त कंधा मारता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाती है। न सिर्फ वो पीछे की तरफ गिरती है बल्कि पीछे वाली दीवार को भी तोड़ देती है। हालांकि उसने अपनी इर्द गिर्द एक शील्ड बनाई होती है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। जियांग भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मिंग से कहता है, मिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडी हानियो पर अटैक करने की। लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है, मिंग बड़ी स्पीड के साथ अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए उसके करीब पहुंच जाता है। मिंग अपने पाँव को यूज करते हुए उसकी टांग के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से उसकी बेचारे की टांग टूट जाती है। जाओनिंग बेचारे के टांग की हड्डी टूट जाती है जिसकी वजह से वो वहीं पर दर्द से चलाना शुरू कर देता है। जियांग पर अटैक करने के बाद मिंग उससे कहता है, लेडी हानियो से कहता है, अगर तुम यहाँ पर मेरे सामने अपने सारे कपड़े उतार कर भी खड़ी हो जाओ फिर भी मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, तुम मेरी नजर में सिर्फ कचरा हो और कुछ भी नहीं। फिर वो जियांग की तरफ देखता और कहता है, अब मैं तुम्हारा क्या करूँ, जबकि वो अपनी टांग को पकड़कर चिल्ला रहा होता है कि ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मिंग को भी इस बात का अंदाजा होता है। मिंग कहता है, अब मुझे एल्डर्स इस बात के लिए कभी भी माफ नहीं करेंगे, मैंने इस लड़के की टांग तोड़ दी है तो वो लोग पहले मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, मुझे इसके लिए सजा दी जाएगी। मिंग थोड़ी देर सोचने के बाद अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाता है। जाओनिंग उसे कहता है, ये तुम क्या करने वाले हो। मिंग जल्दी से अपने पाँव को उसकी टांग के ऊपर मारता है और उसकी बाकी की बची हुई हड्डियों को भी तोड़ देता और कहता है, अब जबकि मुझे सजा तो मिलने वाली है और इसकी टांग को थोड़ा सा और तोड़ देते हैं, चलो मेरा बदला तो पूरा हो जाएगा। जियांग बेचारा और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता और कहता है, कमीने कहीं के, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। मिंग उसकी टांग तोड़ने के बाद वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जी फैमिली के बहुत सारे लोग मिंग को ढूंढने में लगे हुए हैं क्योंकि उसने जियांग की टांग तो तोड़ा है। वो सारे एक दूसरे से कह रहे होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में है। वो एक दूसरे से कहते हैं, जैसे ही वो लड़का तुम्हें मिले उसकी दोनों टांगे तोड़ देना, उसने हमारे मास्टर जियांग की टांग तोड़ी है। उनमें से एक बंदा उसके कॉटेज के अंदर भी आता है ताकि उसे ढूंढ सके, लेकिन मिंग हालांकि अपने कॉटेज के अंदर ही होता है लेकिन उसे मिलता नहीं क्योंकि वो किसी जगह के नीचे छुपा होता है। मिंग उसे कहती है, मास्टर अब तुम क्या करने वाले हो, आगे क्या करेंगे। मिंग उसे कहता है, अब हम लोग और कर भी क्या सकते हैं, यहीं पर छुपेंगे जब तक कि रात नहीं हो जाती। बहुत सारे लोग मुझे ढूंढने में लगे हुए हैं, अगर इन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो मुझे मार डालेंगे। मिंग कहता है, मुझे पहले अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए था और उसके बाद जियांग पर अटैक करना चाहिए था, मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मिंग उसे कहती है, मास्टर हम लोग यहाँ से भागने के बाद कहाँ पर जाएंगे। मिंग उसे कहता है, ना तो मेरे पास कोई पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई फैमिली रिलेटिव्स हैं, हम लोग सिर्फ जंगल में जाकर छुप सकते हैं। जैसे ही रात होगी हम लोग जंगल की तरफ निकल जाएंगे और यहीं पर हमारी एपिसोड 02 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवाइंड सीकर की एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग जियांग की एक टांग तोड़ देता है और उसकी टांग तोड़ने की वजह से जी फैमिली वाले सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं और वो उसे ढूंढ रहे होते हैं ताकि उसे सजा दी जा सके। जबकि मिंग अपने ही घर में छुपा होता है और वो बिमिन से कहता है रात के वक्त हम दोनों जंगल की तरफ चले जाएंगे ताकि यहाँ पर हमें कोई पकड़ ना ले। तो एपिसोड की शुरुआत में जी फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी फैमिली के सारे एल्डर्स इकट्ठे होते हैं। जी फैमिली के हेड जिसका नाम वेनशेंग जी है और ये मिंग के ग्रैंडफादर है। वेनशेंग उन सबसे कहते हैं तुम लोगों को क्या लगता है कि मिंग कहाँ पर जा सकता है, वो कहाँ पर जाकर छुप सकता है। यहीं पर फैमिली हॉल में मिंग के दोनों अंकल भी होते हैं यानी कि जियांग और जिंग के डैड भी। जिंग के डैड पर खड़े हो जाते हैं और अपने डैड से कहते हैं फादर वो तो सिर्फ एक कचरा है, हमें उस कचरे के पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर उसने जियांग की टांग तोड़ दी है और वो घर से भाग गया है तुझे तो अच्छा हुआ कि वो घर से अपने आप भाग गया है। जिंग भी कहता है ग्रैंडफादर मेरे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कभी वो एक जीनियस मिंग हुआ करता था लेकिन अब तो बिल्कुल वो एक कचरा है, हमें उसके बारे में इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं ग्रैंडफादर, मैंने आपके कहने पर उसकी मेरिडियंस को कट किया था ताकि वो सारी जिंदगी कल्टीवेट न कर सके। अब वो एक कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं है, उसे घर से भागना है तो भागने दे, हमारी फैमिली में कचरा कम हो जाएगा। ग्रैंडपा से कहते हैं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर सकता है या नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो घर से भागकर मैपल लीफ सिटी में चला जाए और वहाँ पर जाकर हांग फैमिली वालों से सारी बात को जान ले कि वहाँ पर क्या हुआ था, उसके फादर और मदर की मौत कैसे हुई थी। अगर उसने हांग फैमिली वालों से इस बारे में पूछा और हांग फैमिली वालों ने उसे इस सारे बारे में बता दिया तो इससे हमारी जी फैमिली को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जियांग के डैड गुस्सा हो जाते हैं और उन सबसे कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारे लोगों की वजह से हुआ है, तुम लोगों को उसके ऊपर तरस आ गया था, अगर उसके मॉम डैड के साथ इस लड़के को भी मार दिया होता तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। और अब जरा देखो तो सही उस लड़के की हिम्मत कितनी ज्यादा बढ़ गई है, उसने मेरे प्यारे बेटे जियांग की टांग तोड़ दी है। एक बार वो लड़का मुझे मिल जाए, उस दिन तो तुम लोगों ने उसे जिंदा छोड़ दिया लेकिन मैं उसे मार डालूंगा। जिंग के डैड उसे कहते हैं ब्रदर तुम्हारे लिए ये बात करना बहुत ज्यादा आसान है लेकिन ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो जी हुई का बेटा है जो कि हमारा भाई था, कोई भी अपने भतीजे को अपने हाथों से नहीं मारना चाहेगा। हम में से किसने सोचा था कि वो तुम्हारे लड़के की टांग तोड़कर यहाँ से भाग जाएगा। और वैसे भी उसके डैड को तो चलो हम लोगों ने मार डाला लेकिन उसकी मॉम ने तो कुछ भी नहीं किया था। और यहीं पर जिंग के डैड कुछ बताने लगते हैं जियांग के डैड ने शायद उसकी मॉम को मारा है लेकिन उनके ग्रैंडफादर उनको वहीं पर चुप करवा देते हैं और साथ ही वो जिंग के डैड पर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग के डैड पर ये सारा इल्जाम लगाने की, जबकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया होता तो आज जी हुई जिंदा होता। हांग फैमिली के यंग मास्टर को वैशाहाना के अंदर नशे की हालत में तुमने मारा था कि तुम्हारी जगह पर हमें जी हुई को बलि का बकरा बनाना पड़ा, मिंग के डैड को मारना पड़ा सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। जिंग के डैड काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और कहते हैं डैड आपने ये सब कुछ मेरे लिए नहीं किया बल्कि जी शेंग के लिए किया है। जी शेंग भी ग्रैंडफादर का एक पोता है लेकिन वो घर छोड़कर चला गया है, यहाँ पे कई बार गायब हो गया है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम जी शेंग के साथ अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकते हो, जी शेंग तुमसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर है, हमारी जी फैमिली का फ्यूचर जी शेंग के हाथों में है। जल्दी से अपने कुछ लोगों को गाँव के बाहर भेजो, मुझे मिंग हर हाल में चाहिए, चाहे जिंदा या मुर्दा, उसे मेरे पास लेकर आओ। जियांग के डैड कहते हैं फादर क्या आप चाहते हैं कि हम बस उसको ऐसे पकड़ कर ले आए। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं वो भी मेरा एक पोता है, मैं नहीं चाहता कि मैं उसके साथ बुरे तरीके से पेश आऊँ, मैं अपने बेटे की टांग का बदला लेना है तो उसकी दोनों टांगे तोड़ देना और फिर उसे यहाँ पर ले आना, फिर वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहीं पर हमारी इस फैमिली के घर में रहेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे पोते के साथ इस तरह का कुछ हो क्योंकि हमने अपने बेटे को पहले ही मार दिया है। नेक्स्ट सीन उस पुरानी कुटिया का दिखाया जाता है जब रात काफी ज्यादा हो जाती है। मिंग निकलता और कहता है उन लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि मैं अभी तक अपने घर में छुपा हुआ हूँ, रात हो गई है, मुझे निकलना चाहिए। मिंग जैसे दीवार के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर की तरफ जा रहा होता है क्योंकि वो एक ही फैमिली में रहते हैं। तो वहीं पर उसे जिंग के डैड की आवाज आती है। वो रात के वक्त उन्हें एक ड्रीम आता है जिसकी वजह से वो उठकर बैठ जाते हैं और कह रहे होते हैं जी हुई मेरे भाई प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ तुम्हारे साथ मेरी वजह से हुआ। उसकी वाइफ उसे कहती है क्या हुआ, क्या तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा है। मिंग अपनी डैड का नाम सुनने के बाद वहीं पर कान लगा लेता है और कहता है ये तो जिंग के डैड और उसकी मॉम है, वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, उसे मेरे डैड के बारे में कोई बुरे सपने क्यों आ रहे हैं। जिंग की मॉम उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, जी हुई को मरे हुए कई साल गुजर चुके हैं, अब भी तुम्हें उसके बुरे सपने आते हैं, अब तो तुम्हें इस सब को भूल जाना चाहिए। जिंग के डैड कहते हैं मैं भी उसके बारे में याद नहीं करना चाहता, मुझे लगता है कि आज की मीटिंग में हमने उसके बारे में बात की थी, इसी वजह से मुझे उसका बुरा सपना आ रहा है, वो आज भी मुझे सपने में आकर मुझे बहुत ज्यादा हार्ट करता है। जिंग की मॉम उसे कहती है मैं ये बात अच्छी तरह से समझती हूँ,
तुमने जी हुई को नहीं मारा। हालांकि जी हुई ने अपनी मर्जी से तुम्हारा इल्जाम अपने सर पर लिया था और मास्टर हांग को उसने मारा है, लेकिन जी हुई को तुमने नहीं मारा, हमारे फादर ने मारा था, क्योंकि फादर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जी हुई के मुकाबले में तुमसे ज्यादा प्यार करते थे, इसी वजह से उन्होंने जी हुई को मार डाला तुम्हारी जगह पर। और यही बात दिखाती है कि ग्रैंडफादर मिंग के डैड को मार रहे होते हैं। जिंग के डैड कहते हैं ये सारी गलती जी हुई की अपनी है। जी हुई हमारे सेक्टर को छोड़कर जाना चाहता था, वो हाउटियान सेक्टर को ज्वाइन करना चाहता था ताकि वो एक स्काई कैप्टन बन सके। अगर वो वाकई में ऐसा कर देता तो हमारी जी फैमिली बर्बाद हो जाती और हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। हमारे ग्रैंडफादर ने उसको मारकर इस सारी सिचुएशन का फायदा उठाया है। जिंग की माँ मुझसे कहती है तुम्हें इस सब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि वैशाहाना में तुमने बहुत ज्यादा पी रखी थी, इसी वजह से तुमने गुस्से में उस लड़के को इतना ज्यादा मार दिया कि वो लड़का मर गया। तुमने मास्टर हांग को जानबूझकर नहीं मारा, ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अगर जी हुई तुम्हारी जगह पर अपनी बलि नहीं देता तो अब तक तो तुम हांग फैमिली के हेड्स के हाथों मारे गए होते। मिंग उनकी सारी बातें सुन लेता और काफी ज्यादा हैरान होता है। मिंग कहता है तो इसका मतलब मेरे अपने ही दादाजी ने मेरे डैड को मारा है, यानी कि अपने ही बेटे को मार डाला, वो भी अपने दूसरे बेटे की जान बचाने के लिए। मेरे डैड को बलि का बकरा बनाया गया है। उसी वक्त जिंग के डैड को भी कुछ महसूस होता है, जैसे बाहर पियोन की बातें सुन रहा है। वो जल्दी से आकर दरवाजा खोलते और कहते हैं कौन है यहाँ पर, लेकिन मिंग वहाँ से भाग जाता है। मिंग भागता हुआ गली के अंदर चला जाता है। अब मिंग काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि पिछले कई सालों से वो हांग फैमिली से बदला लेने के फिराक में है कि कब वो मैपल लीफ सिटी जाएगा और हांग फैमिली से बदला लेगा। लेकिन आज उसे पता चल रहा है कि उसके अपने ही दादाजी ने उसके डैड को मारा है। मिंग बिमिंग से कहता है मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। तुम्हारे पास चाहे कोई सा मेथड हो, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कितना ही दर्द देने वाला क्यों ना हो, मैं उस मेथड को सीखूंगा और अपनी बॉडी की कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा ताकि मैं इन सारे जी फैमिली वालों से बदला ले सकूं। बिमिंग उसे कहती है ठीक है मास्टर। फिर वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। मिंग उस जंगल में जाने के बाद हीवन स्ट्राइकिंग फुटवर्क टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो उसके फर्स्ट स्टेप जिसका नाम फ्लैश स्टेप है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है। मिंग क्योंकि जबरदस्ती अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है और वो बिना आराम किए ये सारी टेक्निक सीखने की कोशिश करता है। इसी वजह से दिखाते हैं कि उसके पाँव की सारी वेन्स भी फूल जाती है और उसके पाँव के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पाँव के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है जब वो फ्लैशिंग स्टेप को सीख रहा होता है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर आपने 7 बार इस टेक्निक को फेल कर दिया है, हर बार आपकी टांगे बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आपको इस टेक्निक को नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए नहीं बनी, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर इसी तरह चलता रहा तो आप तो चलने के काबिल नहीं रहेंगे। मिंग उसे कहता है नहीं, मुझे बदला लेना है और बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। चलो जल्दी से मुझे हील कर दो, मुझे एक बार और ट्राई करना है। बिमिंग आगे बढ़ती है और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी बॉडी को हील कर देती है। मिंग कहता है मैं जी फैमिली वालों को कभी माफ नहीं करूंगा। और इसी तरह प्रैक्टिस करते करते उसे तकरीबन 15 दिन गुजर जाते हैं। 15 दिन की मेहनत करने के बाद वो फ्लैश स्टेप की इस टेक्निक को सीख लेता है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने इसके फर्स्ट स्टेप फ्लैश स्टेप को सीख लिया है। हालांकि आप इसको भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप इसको फाइटिंग के दौरान यूज करने के काबिल हो गए हैं। बिमिंग उसे कहती है अब जबकि तुमने फ्लैश स्टेप को सीख लिया है और साथ ही तुम्हारी बेस कल्टीवेशन भी बन चुकी है, मुझे लगता है कि तुम अपनी की को गैदर कर सकते हो और अपनी की को यूज करते हुए किसी के ऊपर भी एनर्जी बॉल से अटैक कर सकते हो। मिंग अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करते हुए कहता है क्या तुम इसको की एनर्जी कह रही हो। लेकिन जैसे ही वो उसको प्रैक्टिस करने लगता है उसके पेट के अंदर से गुड़गुड़ की आवाज आना शुरू हो जाती है, क्योंकि मिंग को काफी ज्यादा भूख लगी है। वहीं पर सामने एक हिरन होता है। मिंग कहता है पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए और वो आगे बढ़ता है और उस हिरन को पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिंग बैठा उस हिरन का गोश्त खा रहा होता है और कहता है इसका गोश्त तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे नहीं पता था कि अकेले रहने में इतना ज्यादा मजा आता है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तो कब का घर को छोड़कर भाग आया होता और यहीं पर इस जंगल में अपना घर बसा लेता। और यहीं पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि एक लड़की है और एक प्रिंसेस भी है। वो लड़की पैदल चलती हुई जा रही होती है और कहती है मेरी फैमिली वाले बहुत ज्यादा बुरे हैं। हालांकि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं गुस्से की बहुत ज्यादा तेज हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मैनर सिखाने के लिए मुझे 15,000 किलोमीटर तक पैदल चलने की सजा देना ये तो बहुत ही बुरा है। उसके पेट में भी गुड़गुड़ हो रही होती है क्योंकि उस लड़की को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। प्रिंसेस कहती है मुझे रात गुजारने के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढना होगी और साथ ही मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लगी है। उसी वक्त उसे भुने हुए गोश्त की खुशबू आती है। वो कहती है ये तो बहुत ही अच्छी स्मेल है, लगता है कि यहाँ पर करीब ही कोई गोश्त भून रहा है। वो भागती हुई उस तरफ आ जाती है और एक दरख्त के पीछे छुप कर देखती है। मिंग बैठा वहाँ पर अपने हिरन का गोश्त खा रहा होता है। प्रिंसेस बड़ी स्पीड के साथ भागती हुई आती है और उसके हिरन के गोश्त की एक टांग को उखाड़ लेती है और वहीं पर बैठकर खाना शुरू कर देती है। मिंग उसे कहता है ओए तुम कौन हो।
प्रिंसेस उसे कहती है, तुम्हारे जैसे आम और गरीब लोग मेरा नाम जानने के काबिल नहीं है, तुम इस लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगी। मिंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें मैं कोई आम सा गरीब बंदा दिखाई देता हूँ? वैसे तुम्हारी चेस्ट को छोड़कर तुम्हारा बाकी सब कुछ तो मेरे जैसा ही है, तो फिर मैं कैसे एक आम इंसान हो गया और तुम एक खास हो गई? प्रिंसेस उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम तो बहुत ही बड़े बदतमीज हो। मैं एक नोबल फैमिली की लड़की हूँ और तुमसे तो कई दर्जे कई हजार गुना ज्यादा नोबल हूँ। तुम एक आम से गरीब से लड़की हो। मिंग उसे कहता है, अगर तुम इतनी ही ज्यादा नोबल हो तो क्या तुम्हें मैनर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता? यहाँ पर आने से पहले तुम्हें मेरी इजाजत चाहिए थी, साथ ही तुमने मेरा गोश्त भी मुझसे छीन लिया है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे ज्यादा बड़ी बदतमीज हो? प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और अपने गोश्त के टुकड़े को नीचे फेंक देती है और उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक प्रिंसेस को इंसल्ट करने की? मिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, अगर तुम एक प्रिंसेस हो तो फिर मैं एक प्रिंस हूँ, चलो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है उसे सेंस करके तो लगता है कि तुम अपने ब्लड कल्टीवेशन के रॉम में हो, ब्लड कल्टीवेशन के लेवल 1 पर हो। चलो हम दोनों एक फाइट करते हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारे आम इंसान में और हमारी जैसी रॉयल फैमिली के मेंबर में कितना ज्यादा पावर डिफरेंस है। मुझे सिर्फ एक मूव चाहिए, मैं सिर्फ एक ही मूव से तुम्हें नीचे गिरा सकती हूँ। मिंग उसे कहता है, हाँ मुझे भी ये देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो रही है, देखते हैं कि तुम सिर्फ एक ही मूव को यूज करते हुए मुझ जैसे आम इंसान को कैसे नीचे गिराती हो। और प्रिंसेस बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और यहीं पर हमारी एपिसोड 03 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग के पास एक प्रिंसेस आती है और वो उसे चैलेंज करती है और कहती है, चलो फिर हम दोनों फाइट करके देखते हैं कि हम में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक नोबल फैमिली की प्रिंसेस और एक आम लड़के में क्या फर्क होता है। मिंग भी उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन प्रिंसेस बड़ी स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन प्रिंसेस जैसे ही उसे पंच मारने लगती है, मिंग बड़ी स्पीड के साथ सामने से गायब होकर पीछे की तरफ हट जाता है, क्योंकि वो अपने फ्लैश टैब को यूज कर रहा है। प्रिंसेस भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, तुमने अभी कौन से फ्लैश टैब को यूज किया था? तुम्हारी ये वाली टेक्निक तो मेरी टेक्निक से भी ज्यादा फास्ट है। मिंग उसी वक्त जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन प्रिंसेस भी जल्दी से साइड पर हट जाती है। जबकि उसी वक्त आसमान में बादलों के ऊपर दिखाते हैं दो एल्डर्स खड़े होते हैं। ये दोनों ही आर्मी के कमांडर्स हैं, जिन्हें यहाँ पर प्रिंसेस के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया है। एक का नाम कमांडर सन होता है और एक का नाम कमांडर जू होता है। वो दोनों ही ऊपर खड़े ये सारी फाइट देख रहे होते हैं। कमांडर जू कमांडर सन से कहते हैं, कमांडर सन आपको इस लड़के को देखकर क्या लगता है? ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा खास है। इसकी फ्लैश टाइप की टेक्निक काफी ज्यादा तेज है और ऊपर से इसके पास जो की गैदरिंग है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सारी टेक्निक्स इसने यहाँ पर इस छोटे से शहर में रहकर सीखी होंगी? कमांडर सन कहते हैं, इसकी इस फ्लैश टाइप को देखकर तो लगता है इसकी ये टेक्निक इमोर्टल श्राइन वालों की है। मैंने ऐसी ही सेम टेक्निक इमोर्टल श्राइन वालों के पास भी देखी थी। फिर नीचे ग्राउंड का सीन दिखाते हैं, वो दोनों बड़ी ही स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। कमांडर जू कहते हैं, क्या हमें वहाँ पर जाकर उन दोनों को रोकना चाहिए, कहीं वो लड़का हमारी प्रिंसेस को नुकसान न पहुँचा दे। जबकि कमांडर सन उसे रोक देते हैं और कहते हैं, नहीं, हम लोग वहाँ पर नीचे जाकर इस फाइट में इंटरवीन नहीं कर सकते। हमें ऑर्डर्स मिले हैं, हमें छुपकर प्रिंसेस की हिफाजत करनी है। हम यहाँ पर छुपकर ही सब कुछ देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमारी प्रिंसेस को नुकसान पहुंचा सके। नेक्स्ट सीन फिर से ग्राउंड का दिखाया जाता है। 4 घंटे की फाइट करने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं और वो दोनों वहाँ पर खड़े लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं। मिंग हंसते हुए कहता है, तो ये तुम्हारी पावर है। तुमने तो कहा था तुम एक प्रिंसेस हो और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरी जैसे आम लड़की के मुकाबले में तुम्हारी पावर तो बिल्कुल सेम है। प्रिंसेस उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, हाँ ये बात ठीक है कि मैं अभी अपनी ब्लड कल्टीवेशन की स्टेज पर हूँ, कि मैं बहुत ही जल्दी अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लूंगी। तुम यहीं पर रुको, मैं कल वापस आऊंगी, फिर हम दोनों दोबारा से फाइट करेंगे और फिर दिखाऊंगी मैं तुम्हें कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और साथ ही प्रिंसेस पीछे की तरफ मुड़ जाती है, जबकि मिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, कल तुम वापस मत आना, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया हूँ। रॉयल प्रिंसेस तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। जबकि प्रिंसेस उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। प्रिंसेस के वहाँ से चले जाने के बाद मिंग फिर से अपने गोश्त का टुकड़ा उठाता है और खाना शुरू कर देता है और कहता है, पता नहीं ये पागल लड़की कहाँ से आई थी। मिंग उसे कहती है, मास्टर ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। उसने कहा था कि वो एक रॉयल फैमिली से है और वो वाकई में एक रॉयल फैमिली से है। यहाँ तक कि 2 वॉरियर लेवल के एक्सपर्ट्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन चुप कर, वो दोनों एक्सपर्ट्स ही मार्शल आर्ट्स डोमिनेटर लेवल पर थे। मिंग उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मार्शल आर्ट्स डोमिनेटर लेवल कहाँ पर है वो? मुझे यहाँ पर कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मिंग उसे कहती है, मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो दोनों ही एक्सपर्ट्स ऊपर बादलों में छुपे हुए हैं, तुम उनको देख नहीं सकते। वो दोनों इस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मिंग कहता है, आखिर वो लड़की थी कौन? मैं पिछले काफी दिनों से अपने आप को कल्टिवेट
कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि हम दोनों की कल्टीवेशन की पावर बिल्कुल सेम थी, लेकिन फिर भी वो लड़की मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मैं उसको हरा क्यों नहीं पाया। बिमिंग कहती है मुझे उस भिखारी की मेमोरीज में से कुछ मिला है, मुझे लगता है कि ये लड़की एक वाकई में एक रॉयल प्रिंसेस है। इस लड़की ने कहा था कि इसकी रेजिंग फायर फुटवर्क तुम्हारे फ्लैश टैप से ज्यादा तेज नहीं है। तो रेजिंग फायर फुटवर्क इस स्पेशल टेक्निक को तो रोजफिंच डायनेस्टी वाले यूज करते हैं। मुझे लगता है कि वो लड़की रोजफिंच डायनेस्टी की प्रिंसेस होगी। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है इसलिए तो वो लड़की मुझे बार बार एक काम सा लड़का कह रही थी, इसका मतलब वो वाकई में एक प्रिंसेस है। साथ ही मिंग हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है चलो जो भी हो, चाहे वो प्रिंसेस हो या ना हो, जैसे ही वो वापस आएगी मैं उसके साथ फिर से फाइट करूंगा और मैं उसे दिखा दूंगा कि एक आम इंसान भी उसके मुकाबले में फाइट कर सकता है, वो कोई हास नहीं है। मिमिंग अपने पास एक और स्क्रॉल निकालती है और कहती है मेरे पास एक और 8 ग्रेड की स्पेशल स्किल है, तुम इसको भी मास्टर कर सकते हो। इस स्पेशल टेक्निक का नाम बिलो फिस्ट है। तुम जल्दी से इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हारी बॉडी को कुछ होता है तो मैं साथ ही तुम्हारी बॉडी को हील कर दूंगी और तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करूंगी। मिंग जल्दी से उस स्क्रॉल को खोल लेता है और कहता है चलो फिर ठीक है, इस टेक्निक को सीखते हैं। साथ ही मिंग उस टेक्निक के बारे में पढ़ने के बाद उस टेक्निक को सीखना स्टार्ट करता है। उसी के बाद एक केव के अंदर दिखाते हैं, वो प्रिंसेस एक केव के अंदर चली जाती है और काफी ज्यादा गुस्से में होती है। प्रिंसेस कहती है उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह पेश आने की, उसे लगता है कि मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रिंसेस कहती है तुम बस मेरा इंतजार करो, कल जब मैं तुमसे फाइट करने के लिए आऊंगी तो मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी। प्रिंसेस इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि वो वहीं पर बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करना स्टार्ट करती है और कहती है मुझे आज ही ब्रेक थ्रू करना है, और वहीं पर बैठकर अपने आप को ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट कर देती है। दोनों ही कमांडर जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हमारी छोटी प्रिंसेस वहाँ पर बैठकर अपनी बॉडी को ब्रेक थ्रू करने वाली है। लगता है कि उस लड़के ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा असर किया है, अब बहुत ही जल्दी ये एक लेवल 1 की वॉरियर बन जाएगी। मास्टर जू कहते हैं हमारी प्रिंसेस बहुत ज्यादा स्पेशल है, रोजफिंच डायनेस्टी में पिछले 500 साल में ऐसी कोई भी प्रिंसेस नहीं देखी। हमारी प्रिंसेस उस लड़के से बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है और ये लड़के को हराना चाहती है, इसी वजह से ये अपनी बॉडी को कल्टीवेट करके अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रही है ताकि कल को जाकर उस लड़के को हरा सके। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। मिंग और वो प्रिंसेस दोनों ही आमने सामने होते हैं। प्रिंसेस मिंग से कहती है आज मैं तुम्हें एक नया सबक सिखाने वाली हूँ, देखते हैं आज तुम मेरी स्ट्रेंथ के सामने कैसे टिक पाते हो। मिंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम मुझे यहाँ पर सबक सिखाने के लिए आई हो, मुझे तो लगता है जैसे तुम मुझसे सबक सीखने के लिए आई हो। प्रिंसेस बड़ी स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि मिंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों ही अपने अपने पंचेस को टकराते हैं और दोनों की पावर तकरीबन सेम होती है। प्रिंसेस भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है आज इस लड़की ने अपनी बॉडी को इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। मैं तो रोजफिंच डायनेस्टी की एक प्रिंसेस हूँ, मैं पिछले कई सालों से अपनी बॉडी के अंदर की को गैदर कर रही हूँ ताकि मैं सिर्फ एक ही रात में अपनी बॉडी को ब्रेक थ्रू कर सकूं। ऐसा मैं ही कर सकती हूँ, ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो एक आम सा गरीब सा लड़का है। जबकि मिंग सोच रहा होता है ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने सिर्फ एक ही रात में अपनी बॉडी को ब्रेक थ्रू कर लिया है। हालांकि मैंने भी ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन मैंने बिमिंग की हेल्प ली है। एक दूसरे के साथ पंचेस को टकराने के बाद मिंग पीछे की तरफ जंप कर जाता है। प्रिंसेस अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ऊपर की तरफ जंप करती है और अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम फेरी फिनिक्स विंग्स होता है उसके साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो अपने स्पेशल मूव के साथ मिंग के ऊपर अटैक कर देती है। उसके स्पेशल मूव की वजह से मिंग भी पीछे की तरफ धकेला जाता है और थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, लेकिन साथ ही प्रिंसेस अपने सेकंड मूव को यूज करती है जिसका नाम स्वर्ड ऑफ फ्लेम्स होता है और उसके साथ भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। कमांडर सन कमांडर जू से कहते हैं कमांडर जू आपको क्या लगता है ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने सिर्फ 2 दिन में अपनी बॉडी को 2 स्टेज के साथ लेवल अप कर लिया है, ये लड़का तो वाकई में एक टैलेंटेड बंदा है। आप क्या कहते हैं, क्या हमें इस लड़के को अपने साथ वापस ले जाना चाहिए या फिर इस लड़के को यहीं पर मार देना चाहिए। हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। लेकिन जैसे ही वो मिंग को मारने की बात करते हैं मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहीं नीचे से ही अपनी पावर्स को रिलीज करती है। जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है वो दोनों ही कमांडर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो एक सुप्रीम बीइंग है। कमांडर्स उससे माफी मांगते हुए कहते हैं अगर आप वाकई में इमोर्टल श्राइन की एक सुप्रीम बीइंग है हम आपसे माफी चाहते हैं, हम लोग इस लड़के के बारे में बहुत ही बुरा भला सोच रहे थे, लेकिन अब हमें आप माफ कर दे, हमें इस बारे में नहीं पता था कि आप इस लड़के को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सामने से उन्हें कोई भी जवाब नहीं आता, यानी उन्हें बीइंग नजर नहीं आ रही लेकिन उसकी पावर उन्हें महसूस होती है। कमांडर सन कहते हैं मुझे लगता है कि स्प्रिंग बीइंग अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहता, यहीं पर रहकर इंतजार करना होगा, शायद किसी न किसी वक्त तो हमारे सामने आएगा। नेक्स्ट सीन फिर से फाइटिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस मिंग को बड़ी बुरी तरह से पीट रही होती है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उससे बहुत ज्यादा है। मिंग उससे बहुत ज्यादा मार खाता है और काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। प्रिंसेस उसे कहती है क्या तुम्हें पता चला कि एक आम इंसान और एक रॉयल फैमिली की लड़की में कितनी ज्यादा पावर डिफरेंस है। हालांकि हम दोनों सेम लेवल पर हैं, लेकिन फिर भी मेरी की
पावर तुमसे ज्यादा है। मिंग उसे कहता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, चलो फाइट को फिर से कंटिन्यू करते हैं। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा अलग है। हालांकि ये मुझसे इतनी ज्यादा मार खा चुका है लेकिन फिर भी ये मुझसे फाइट करना चाहता है। लगता है कि इसकी जीतने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रिंसेस पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है तुम इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हो, जाकर और थोड़ी प्रैक्टिस करो, हम लोग कल मिलेंगे, मैं तुमसे कल आकर फाइट करूंगी, अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। नेक्स्ट सीन अगले दिन की फाइट का दिखाया जाता है और फिर नेक्स्ट सीन तीसरे दिन की फाइट का दिखाया जाता है और फिर नेक्स्ट सीन चौथे दिन की फाइट का दिखाया जाता है। प्रिंसेस और मिंग काफी दिनों तक इसी तरह फाइट करते रहते हैं। काफी दिनों के बाद प्रिंसेस वापस आती है और उसे कहती है तो हमसे लड़के क्या तुम मुझसे मार खाने के लिए तैयार हो? मिंग उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो और चलो मुझसे फाइट करो और दिखाओ तुम्हारे पास कौन से स्पेशल मूव्स हैं। मिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर रोज यहाँ पर तुमसे मार खाने के लिए आता हूँ? हर रोज यहाँ पर मार खाने के बाद रात को बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता हूँ ताकि मैं अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा सकूं। प्रिंसेस मिंग से कहती है तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि तुम कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हर रोज मुझसे मार खाने के लिए आ जाते हो। आए तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते कि तुम मुझे हरा नहीं सकते? मिंग प्रिंसेस से कहता है पीछे हमने जितनी भी फाइट्स की हैं उसमें मैंने कोई भी मार्शल आर्ट्स का स्किल यूज नहीं किया था, सिर्फ मैं अपनी फुटवर्क से टेक्निक्स को यूज करते हुए तुम्हें डॉज कर रहा था, लेकिन इस बार मैं सबसे वीकेस्ट स्किल को यूज करने वाला हूँ। जबकि मिंग सोच रहा होता है अब जबकि मैंने बिलो फिस्ट टेक्निक को सीख लिया है उससे मैं इसके ऊपर यूज कर सकता हूँ, चलो देखते हैं कि मैंने उस टेक्निक को सही से मास्टर किया है या नहीं। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है लगता है कि तुम्हें सिर्फ मार्शल आर्ट्स का एक ही स्किल आता है, तो इसी बात से ये बात साबित होती है कि तुम वाकई में एक आम और गरीब से बंदे हो, तुम्हें सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट्स का स्किल आता है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और कहता है ऐसी बात नहीं है, ये इधर उधर की बातें छोड़ो, तुम मुझे बस इतना बताओ क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो या नहीं? प्रिंसेस उसे कहती है अगर ऐसी बात है चलो फिर फाइट करते हैं, और वो अपने स्किल को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन मिंग भी अपनी पाम टेक्निक को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। प्रिंसेस ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है पहली बार जब मैंने स्किल को यूज किया था तब ये इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाया था। मिंग प्रिंसेस से कहता है मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है, सरेंडर कर दो वरना तुम जख्मी हो जाओगी। प्रिंसेस ऊपर की तरफ जंप करती है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहती है तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूं? तुम्हारे सपनों में ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। मिंग भी अपनी बिलो फिस्ट टेक्निक को रेडी करता है और उसे पंच मारने के लिए रेडी होता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम अपनी मर्जी से सरेंडर नहीं करती तो मेरी इस टेक्निक को देखने के बाद तुम जरूर सरेंडर करोगी। प्रिंसेस उसकी की पावर को रिलीज होते हुए देखकर कहती है इसकी की पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लगता है कि ये अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाला है, मुझे भी अपनी फुल पावर को यूज करना पड़ेगा। और वो भी अपनी फुल पावर को यूज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और वो दोनों ही अटैक करने के लिए आमने सामने होते हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे प्रिंसेस की पावर ज्यादा पावरफुल है या फिर मिंग की बिलो फिस्ट टेक्निक ज्यादा पावरफुल है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था प्रिंसेस और मिंग के दरमियान में फाइट हो रही होती है। प्रिंसेस कहती है मुझे अपनी फुल पावर को यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये लड़का भी अपने नए स्किल को यूज करने वाला है, और वो दोनों ही अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। प्रिंसेस अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जैसे ही उस पर अटैक करने लगती है, मिंग फिर से अपने फ्लैश स्टेप को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे चला जाता है। मिंग यहाँ पर उसको बेवकूफ बनाता है, वो यहाँ पर नए स्किल को यूज नहीं कर रहा बल्कि पुरानी स्किल को यूज कर रहा होता है। वो पीछे की तरफ से जाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है, साथ ही अपनी उंगलियों को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर अपनी उंगलियां गाड़ देता और कहता है मैंने तुम्हारी डेथ एक्यूपंक्चर वाली नर्व्स को दबा दिया है, अब तुम हार चुकी हो। लेकिन साथ ही प्रिंसेस के चेहरे की तरफ दिखाते हैं, प्रिंसेस बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, और उसी वक्त उसके गार्डियंस की तरफ भी दिखाते हैं। वो दोनों ही कमांडर गुस्से के साथ लाल पीले हो जाते हैं और कहते हैं इस बदतमीज लड़के की हिम्मत तो देखो, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस को इस जगह पर टच करने की। जबकि कमांडर सू कह रहे होते हैं अगर यहाँ पर सुप्रीम बीइंग नहीं होती तो मैं अभी यहाँ पर जाता और जाकर इस लड़के को अच्छा सबक सिखाता। मिंग प्रिंसेस से कहता है अब जबकि मैंने तुम्हारी डेथ एक्यू पॉइंट को प्रेस कर दिया है अब मैं जीत चुका हूँ, ऐसी बात है ना। जबकि प्रिंसेस बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो साथ ही पीछे की तरफ घूमते हुए उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है। प्रिंसेस उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के बाद वहाँ से रोते हुए भाग जाती है और उसे कहती है कमीने कहीं के ठरकी इंसान, तुम बस 3 साल तक इंतजार करो, मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी कि तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगी, तुम बहुत बड़े ठरकी और कमीने इंसान हो। मिंग अपने चेहरे पे हाथ रखकर खड़ा होता है और बिमिंग से कहता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? बिमिंग उसे कहती है मास्टर आपने उसके ब्रेस्ट के ऊपर टच किया था, आपको किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मिंग उसे कहता है तो इसमें क्या बड़ी बात है, फाइट के दौरान कौन लड़की और कौन लड़का, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने उसके ब्रेस्ट को टच किया था। लेकिन साथ ही वो अपने हाथ की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, लेकिन वो था बहुत ज्यादा नरम। नेक्स्ट सीन में मिंग एक पहाड़ी के ऊपर बैठा होता है और वो बिमिंग से कहता है मुझे 2 महीने हो चुके हैं अपनी फैमिली को छोड़े हुए, पिछले 2 महीने से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एक जंगली इंसान की तरह यहीं पर जंगल में रह रहा हूँ। बिमिंग
उसे कहती है, मास्टर आपने यहाँ पर 2 महीने तक जितनी भी ट्रेनिंग की है उस सब का फल आपको मिल रहा है। आपने वाकई में बहुत कुछ हासिल किया है। आपने फ्लैश स्टेप को सीख लिया है, इसके अलावा बिलो पंच को भी आपने सीख लिया है और इस वक्त तुम मार्शल आर्ट्स के ग्रेट डिसाइपल 5 की स्टेज पर पहुंच चुके हो। और ये डिवाइन क्लोक जो कि तुम्हारे पास है, इसकी वजह से अब तुम अपने सेम लेवल के किसी भी बंदे को आसानी से हरा सकते हो। सिर्फ वॉरियर ही तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं और कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। मिंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बहुत ही जल्दी हमारी जी क्लैन में यहाँ पर एक वॉरियर टूर्नामेंट होने वाला है, जहाँ पर इस टूर्नामेंट को जीतने पर हमें रेड सन सेक्टर में एक स्टूडेंट बनकर जाने का मौका मिलेगा। जबकि जी फैमिली में ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं है जो कि मेरा मुकाबला कर सके, तो मुझे उन सबसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं गाँव में वापस जा रहा हूँ। चलो वापस जाकर जी फैमिली के सारे बुढ़ाओं को एक सरप्राइज देते हैं। नेक्स्ट सीन उसके गांव का दिखाया जाता है। गली में मौजूद सारे लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो एक मॉन्स्टर है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इसने अपने कंधे के ऊपर एक बड़े से बोर को उठा रखा है, उसका वजन 200 किलोग्राम तो होगा और साथ ही इसने एक हिरन को भी उठा रखा है, वो भी काफी ज्यादा भारी लग रहा है। आखिर ये लड़का आया कहाँ से है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर इस सीन को देखकर मेरे जहन में सिर्फ एक ही एनिमे कैरेक्टर आया था। हो सकता है कि आपने भी उस एनिमे को देखा हो। एनिमे का नाम गोरमे हंटर है। मिंग ने अपने कंधे के ऊपर एक बड़े से बोर को उठाया होता है और साथ ही उसने एक बड़ा सा हिरन भी पकड़ा होता है और वो दोनों ही बहुत ज्यादा मोटे ताजे होते हैं। सारे लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि उनमें से कुछ लोग उसको पहचान लेते हैं और कहते हैं, ये तो लूजर मिंग है। वो लोग जी फैमिली के गार्ड्स होते हैं। वो कहते हैं, पिछले 2 महीने से हम लोग इस लड़के को लगातार ढूंढ रहे हैं और इस लड़के को तो देखो ये किस तरह यहाँ पर वापस आ गया है। मिंग उस बड़े से बोर को उठाकर सीधा एक होटल के अंदर चला जाता है और जाकर उसकी टेबल पे रखते हुए उस बंदे से कहता है, मैं इन दोनों के बदले में कुछ खाना खाना चाहता हूँ। वो होटल वाला बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आता हूँ। और वो उसके लिए बहुत सारा खाना ले आता है। मिंग भी असली का खाना देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, काफी अरसे के बाद पका हुआ खाना देख रहा हूँ, वरना मैं तो वहाँ पर बुना हुआ गोश्त खा खा कर बहुत ज्यादा तंग आ गया था। उसको वहाँ पर खाने के लिए चावल भी मिलते हैं। वो उनको देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि दोबारा मुझे कभी चावल देखने को भी मिलेंगे। मिंग उसे कहती है, मास्टर ये तो सिर्फ चावल है, आपको इसके लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की क्या जरूरत है। मिंग रोते हुए चावल खाना स्टार्ट करता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुमने 2 महीने तक किसी जंगल में जाकर बुना हुआ गोश्त नहीं खाया। मुझे तो चावल का टेस्ट भी भूल चुका है। आज तो मैं यहाँ पर भरपेट खाने वाला हूँ। लेकिन वहाँ पर जी फैमिली का एक लड़का आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी टेबल को भी तोड़ देता है। मिंग जल्दी से पीछे की तरफ जंप कर जाता है। वो लड़का उसे कहता है, पिछले 2 महीने से हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ पर बैठे मजे उड़ा रहे हो। मिंग उसकी तरफ देखता और कहता है, अब जबकि जियांग का कुत्ता यहाँ पर है तो इसका मतलब इस कुत्ते का मालिक भी यहीं पर होगा। जियांग कहाँ पर है? उसी वक्त जियांग भी अंदर आ जाता है, उसके साथ एक और बंदा भी होता है। जियांग उसे कहता है, तो मिंग जी फाइनली हम लोगों ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम मेरी टांग तोड़कर यहाँ से भाग गए थे, लेकिन इस बार नहीं बच पाओगे। मिंग कहता है, तुम तो अपने साथ कियांगजी को भी लेकर आए हो। चलो फिर देखते हैं कि तुम्हारे जो दोनों पालतू कुत्ते मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाते हैं। जियांग उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो। और साथ ही वो यांगजी और कियांगजी से कहता है, जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के की दोनों टांगे तोड़ दो। आज हम लोग इसकी सिर्फ टांगे नहीं तोड़ेंगे, इसने मेरी टांग तोड़ी थी। हम लोग इसे इतना ज्यादा मारेंगे और इसके बाद मैं इसके ऊपर सूसू करूंगा। चलो जल्दी से इसे पीटो। वो दोनों ही जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन दोनों के हाथ में तलवारें होती हैं, लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, मिंग अपने फ्लैश स्टेप को यूज करते हुए वहाँ से पीछे की तरफ हट जाता है। लांगजी और कियांगजी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर इसने कौन सी टेक्निक को यूज किया है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। मिंग उन दोनों को गुस्से के साथ कहता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को यहाँ से अपनी दुम दबाकर भाग जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे सिर्फ बदला लेना है और मैं सिर्फ लोगों को मारने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुम दोनों यहाँ पर रुके तो तुम दोनों को भी मार डालूंगा। उसकी बात सुनने के बाद वो दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर से इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिंग अपनी बिलो 8 फिस्ट को यूज करते हुए सबसे पहले लॉन्गजी के ऊपर अटैक करता है और साथ ही बड़ी स्पीड के साथ पीछे की तरफ घूमते हुए कियांगजी को भी एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो दोनों पीछे दीवार के साथ जाकर गिरते हैं। जियांगजी देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने सिर्फ सिंगल पंच को यूज करते हुए इन दोनों को कैसे हरा दिया, आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। मिंग जियांग की तरफ देखता है और उसे कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी बॉडी के ऊपर सूसू करना चाहते हो, चलो फिर जल्दी से आओ और कर दिखाओ। मिंग जियांग की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है, जबकि जियांग बेचारा बहुत ज्यादा डर रहा होता है। मिंग उसे कहता है, मैंने तुम्हारी टांग तोड़ी थी, इसी वजह से तुम मुझसे गुस्सा हो। तुम तो यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आए थे, चलो आगे बढ़ो और मुझसे बदला लो। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है, असल में बात यह है कि मैंने आज बहुत ही कम पानी पिया था, इसलिए मुझे सूसू नहीं आ रही, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज मैं तुम्हारे पर सूसू कर सकता हूँ। और साथ ही वो भागना शुरू कर देता है और कहता है, अभी मैं घर चला जाता हूँ और घर जाकर बहुत सारा पानी पीकर वापस आता हूँ ताकि मैं फिर सूसू कर सकूँ। जियांग भागता हुआ बाहर जाकर अपने घोड़े के ऊपर बैठ जाता
है वो अपने घोड़े पर बैठकर वापस अपनी जी फैमिली की तरफ जा रहा है ताकि उसके फादर उसे बचा सके, जबकि मिंग भी उसका पीछा कर रहा होता है। जियांग बहुत ज्यादा घबराया होता है। जियांग कहता है अगर इस लड़के ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे बहुत ज्यादा पीटेगा। और साथ ही जियांग अपने बचपन की एक मेमोरी दिखाता है कि बचपन में जियांग ने मिंग को अपना घोड़ा बनाया होता था और वो मिंग के ऊपर बैठकर उसके बालों को खींचकर उसे अपना घोड़ा बनाकर उसे गली में चला रहा होता है, जबकि सभी लोग जियांग को चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि मिंग पहले बहुत ज्यादा वीक हुआ करता था। जियांग कहता है अगर इसे बचपन की वो सारी बातें याद हुई तो वो उन सारी बातों का मुझसे बदला लेगा। बचपन में मैंने इसके साथ बहुत ही बुरा किया है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा क्योंकि अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे मार डालेगा। जियांग अपने घोड़े पर आगे की तरफ भाग रहा होता है, जबकि मिंग भी उसके पीछे पीछे पैदल ही भाग रहा होता है। देखने वाले भी देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का एक घोड़े का पीछा कैसे कर सकता है, ये लड़का तो वाकई में घोड़े से भी ज्यादा तेज है। मिंग बड़ी स्पीड के साथ भाग रहा होता है, वो उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और जैसे ही अपने पंजे से उस पर अटैक करने लगता है उसी वक्त सामने से आवाज आती है। कोई जियांग से कहता है नेफ्यू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो। मिंग भी वहीं पर रुक जाता है, जबकि जियांग अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है और वो जैसे ही वहाँ पर अंकल वू को देखता है वो भागता हुआ उसके पीछे जाकर जाता है और कहता है अंकल वो प्लीज मुझे इस लड़के से बचा ले, ये लड़का पागल हो गया है। अंकल वो उसे कहते हैं ये तो तुम्हारा कजिन है, फिर ये तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है। जबकि मिंग भी उसकी तरफ देखता है और कहता है अंकल वो ये तो हानियों का बाप है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मिंग उनके सामने हाथ बांधते हुए रिस्पेक्ट देते हुए कहता है अंकल वो मैं हूँ, मेरा नाम मिंग जी है, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अंकल वो मिंग से कहते हैं मिंग ये तुम्हारा कजिन है, फिर तुम इसके पीछे क्यों लगे हुए, तुम इस पर अटैक क्यों करने वाले थे। जबकि अंदर से अंकल वो यही सोच रहे होते हैं मुझे तो लगा था कि ये लड़का बहुत ज्यादा वीक है क्योंकि जी फैमिली वाले इसे खाना भी खाने को नहीं देते, लेकिन अब जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि ये अपनी डिसाइपल ग्रेड की 5th लेवल पर है और पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मिंग अंकल वू से कहता है अंकल वू ये मेरा मसला है, आपको मेरे मसले में नहीं पड़ना चाहिए, इस लड़के के साथ मेरा एक हिसाब है जो मुझे चुकाना है। अंकल वू के साथ खड़ा एक बंदा आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर के साथ इस तरह बात करने की, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। बिमिंग मिंग से कहती है मास्टर हमें इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, ये डिसाइपल ग्रेड के 10th लेवल पर है, यानी कि आपसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके साथ और भी जो लोग खड़े हैं वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इन सब के साथ एक साथ फाइट नहीं कर पाएंगे। मिंग बिमिंग की बात सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है अंकल वो आपके लिए मैं इसको इस बार छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अंकल वो जियांग से कहते हैं काफी ज्यादा देर हो चुकी है, चलो वापस घर चलते हैं। नेक्स्ट सीन जी फैमिली के हाल का दिखाया जाता है जहाँ पर सारे एल्डर्स इकट्ठे होते हैं। वो सारे एल्डर्स ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं जो कि जियांग ने आकर उनको बताई है। वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि आखिर मिंग ने अपनी बॉडी कल्टीवेशन को दोबारा से कैसे स्टार्ट कर लिया। जियांग उन सब से कहता है हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अगर अंकल वो वहाँ पर नहीं होते तो उसने तो मुझे मार देना था, उसने अपनी की कल्टीवेशन को दोबारा से स्टार्ट कर लिया है। जिंग चिल्लाते हुए उससे कहता है मुझे लगता है कि तुमने दिन में कोई सपना देखा है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने ग्रैंडपा की बात मानने के बाद उसके मेरिडियंस को कट कर दिया था, वो अब अपनी जिंदगी में कभी भी दोबारा कल्टीवेट नहीं कर सकता, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो अपनी की को गैदर कर रहा था। मिंग ने जिस यांगजी के ऊपर अटैक किया था वो भी वहीं पर होता है। ग्रैंडफादर यांगजी से कहते हैं यांगजी तुमने उस लड़की के साथ फाइट की है, हमें बताओ कि वो लड़का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। यांगजी जो कि वहाँ पर पट्टियों में लिपटा पड़ा होता है वो उन सब से कहता है वो लड़का वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि वो मार्शल आर्ट्स के डिसाइपल स्टेज के 5th लेवल पर है, लेकिन फिर भी उसकी पावर 10th लेवल के बराबर है। जिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो मार्शल आर्ट्स के डिसाइपल लेवल 5 तक कैसे पहुंच गया। अगर वाकई में ऐसी बात है तो इसका मतलब पूरी जी फैमिली में उसके जैसा कोई जीनियस दूसरा नहीं है जो कि उसको हरा सकेगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 05 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जियांग वापस आकर फैमिली हेड्स को इस बारे में बताता है कि मिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब तो वो अपनी की पावर को भी यूज कर सकता है। सभी लोग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं अगर वो लड़का वाकई में ग्रेड 9 के डिसाइपल 5th लेवल पर पहुंच चुका है तो वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ पर जी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको हरा सके। मुझे लगता है कि मुझे उसे मारने के लिए और कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। ग्रैंडफादर कहते हैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन होने वाला है, मैं नहीं चाहता कि मिंग इस मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन में हिस्सा ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन को जीतकर रेड सन सेक्टर में डिसाइपल के तौर पर चला जाए। यहीं पर ग्रैंडफादर के कजिन ब्रदर भी खड़े होते हैं। वो उसे कहते हैं अगर तुम वाकई में मिंग को मरवाना चाहते हो तो हमें नहीं लगता कि जी फैमिली में से किसी को ये करना चाहिए। मेरे पास कोई ऐसा है जो कि ये काम बहुत ही अच्छे से कर सकता है और वो जी फैमिली से भी नहीं है। तुम इस काम का जिम्मा
मुझे दे दो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ वो कल तक जिंदा नहीं रहेगा। नेक्स्ट सीन मिंग का दिखाते हैं जो कि एक होटल के रूम में बैठा अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहा होता है। मिंग सोच रहा होता है अभी तक तो जियांग ने वापस जाकर सारे फैमिली हेड्स को इस बारे में बता दिया होगा कि मैं वापस आ चुका हूँ और मेरी कल्टीवेशन भी वापस आ चुकी है, लेकिन अब जबकि मैंने उनके खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया है तो फिर मुझे उन सबसे फाइट करना ही पड़ेगी। अब डरने की क्या जरूरत है। मिंग वहीं पर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है कि उसी वक्त उसे अपनी खिड़की में एक साया नजर आता है। वो उसे देखकर बोझना हैरान हो जाता है और जल्दी से अपनी खिड़की खोलकर उसके पीछे लग जाता है। वो बंदा जो भी होता है वो घरों के ऊपर से छलांगे लगाता हुआ वहाँ से भागना शुरू कर देता है। मिंग पहले तो उसे रुकने का कहता है लेकिन साथ ही वो भी उसका पीछा करना स्टार्ट करता है। मिंग कहता है मुझे लगता है कि जी फैमिली वालों ने यहाँ पर भेजा होगा मुझ पर नजर रखने के लिए। जी फैमिली में ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं है जो कि मेरा मुकाबला कर सके, हो सकता है कि वो मेरे पर नजर रख रहे हैं। मिंग उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो बंदा जाकर एक नदी के किनारे रुकता है। मिंग भी उसके पीछे जाकर वहीं पर रुक जाता है। वहाँ पर रुकने के बाद वो पीछे की तरफ घूमता है। मिंग उसे कहता है कौन हो तुम और तुम मेरी खिड़की के बाहर मुझ पर नजर क्यों रख रहे थे। लेकिन जैसे ही मिंग उसके चेहरे की तरफ देखता है मिंग बोझना हैरान हो जाता है। मिंग कहता है मैंने इसको पहले कभी भी नहीं देखा, ये कौन है, ये तो जी फैमिली का मेंबर नहीं है। वो बंदा जिसने हुड पहनी होती है वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और साथ ही वो अपनी एक स्पेशल स्किल को यूज करता है। वो किसी किस्म का डार्क मैजिक यूज कर रहा होता है। वो अपनी की पावर को यूज करते हुए कुछ ब्लैक स्मोक सा निकालता है जो कि मिंग को जाकर जकड़ लेता है। उसके ब्लैक स्मोक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो मिंग के गले के इर्द गिर्द लिपट जाता है। मिंग उससे अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नहीं करवा पाता। वो कहता है आखिर ये है क्या चीज। मिंग उसे कहती है मास्टर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ये एक वॉरियर लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। अभी इसने अपनी की पावर को रिलीज किया है। ये इसकी की पावर है जो कि आपकी बॉडी के इर्द गिर्द लिपटी हुई है। मुझे नहीं लगता कि आप इसकी की पावर से बाहर निकल पाएंगे, इसलिए आपको यहीं पर रेजिस्ट करना होगा। मिंग उसे कहता है हाँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ। हुड वाला बंदा जल्दी से आगे बढ़ता है और मिंग को गले से पकड़ लेता है। वो मिंग के गले को इतनी जोर से दबाता है कि मिंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो मिंग को अपने कंधे पर उठाकर एक गुफा की तरफ चल देता है। वो मिंग को एक गुफा के अंदर ले जाता है और वहीं पर जाकर उसको फेंक देता है। फिर वो अंदर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जब मिंग को होश आती है, मिंग की आंखें खुलते ही उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वो सारी बहुत ज्यादा घबराए होते हैं। मिंग सोच रहा होता है लगता है कि इन सारे लोगों को भी उसी हुड वाले बंदे ने यहाँ पर लेकर आया है। आखिर ये जगह कौन सी है और वो इन सबको यहाँ पर पकड़कर क्यों लाया है। यहीं पर एक और बंदे को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरा होता है और वो रो रहा होता है। लेकिन उसी वक्त एक एनर्जी से बना हुआ बड़ा सा हाथ बाहर की तरफ निकलता है और उसे पकड़कर गुफा के अंदर खींच कर ले जाता है। और उसके बाद गुफा के अंदर से उस बेचारे बंदे के चिल्लाने की आवाजें आती है। मिंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर अंदर चल क्या रहा है। मिंग वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबसे बात करने की कोशिश करता है। वो उनसे पूछता है क्या आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है। लेकिन वो सारे लोग डर के मारे बहुत ज्यादा घबराए होते हैं और कोई भी जवाब नहीं दे पाते। मिंग कहता है लगता है कि ये सारे लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं इसलिए मुझे जवाब नहीं दे पाएंगे। उसी वक्त वो एनर्जी से बना हुआ बड़ा सा हाथ बाहर की तरफ निकलता है और इस बार मिंग की बारी होती है और वो बड़ा सा हाथ मिंग को पकड़ता है और खींचते हुए गुफा के अंदर ले जाता है और उसे वहाँ पर जाकर पटक कर फेंकता है। जबकि वहीं पर क्लिप के ऊपर दिखाते हैं वही हुड वाला बंदा बैठा होता है जिसने मिंग को पकड़ कर लाया था। वो हुड वाला बंदा काफी ज्यादा खुश होता है और मिंग से कहता है तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे लगता है कि आज मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मिंग उससे पूछता है तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। वो बंदा उसे कहता है मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुम मुझे देखकर अभी तक डरे नहीं। बाकी के लोग तो मुझे इस तरह देखकर अपनी पैंट्स को भी गीला कर देते हैं, लेकिन तुम लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर हो। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ। मैं ब्लैक विंड सेक्टर का हेड हूँ। हमारे सेक्टर के ऊपर दुश्मन ने अटैक किया था और हमारे सारे लोग मारे गए। मेरी सारी के सारे लोग जितने भी लोग थे वो सब मारे गए। मैं वहाँ से भाग आया, हालांकि मैं बहुत ज्यादा जख्मी भी था। मुझे अपनी बॉडी को हील करने के लिए और अपनी की पावर को रिस्टोर करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत थी और मेरे पास एक स्पेशल स्किल था जिसे मैं यूज करके अपनी की पावर को दोबारा से इंक्रीज कर सकता था। और वो स्पेशल स्किल दूसरे लोगों से उनकी की पावर को एब्जॉर्ब करना था। मैं दूसरे लोगों को मारने के बाद उनकी की पावर को चोरी कर सकता हूँ। मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों को मारा है ताकि मैं अपनी की पावर को बढ़ा सकूँ। तुम मुझे एक डेविल कल्टीवेटर भी कह सकते हो। और रही बात तुम्हें पकड़कर लाने की, तो कुछ दिन पहले जी फैमिली के एक एल्डर से मिला था। जी फैमिली के मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान है, इसलिए मैं उनके एहसान का बदला चुका रहा हूँ। मिंग सोच रहा होता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये एक वॉरियर लेवल का है, मैं इसके साथ फाइट नहीं कर पाऊंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। मिंग उसे कहती है मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब ये आपकी बॉडी से आपकी की पावर को एब्जॉर्ब करने लगेगा तब मैं इसको कंट्रोल में कर लूंगी, आप टेंशन न लें। वो बंदा उसे कहता है चलो ठीक है, अब हमारी बातें खत्म हुई और साथ ही वो अपनी पावर
पावर्स को यूज करते हुए उसे खींचकर अपने पास ले आता है ताकि वो उसकी की पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके। वो मिंग के सर पे अपना हाथ रखता है और उसकी की पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो उसकी की पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसकी की पावर बहुत ज्यादा प्योर है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। लेकिन साथ ही मिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पावर्स को चोरी करने की। और उसी वक्त दिखाते हैं मिंग उसके माथे के ऊपर अपने दोनों हाथ रखती है और उसकी की पावर को चोरी करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर के लिए वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अभी भी ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी बॉडी से एनर्जी निकलकर इसकी बॉडी में जा रही है। लेकिन साथ ही वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसकी बॉडी से मेरी बॉडी में आ रही है। तो फिर से उसकी बॉडी से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन साथ ही मिंग उसकी बाजू को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसके हाथ को छोड़ता नहीं। वो चिल्लाकर कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। थोड़ी देर में दिखाते हैं कि उस हुड वाले बंदे की आंखें भी काली पड़ जाती हैं क्योंकि उसकी काफी ज्यादा की एनर्जी मिंग ने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर ली है। अब वो डेविल कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अब मैं क्या करूं, मुझे लगता है कि मुझे इसके सामने नाटक करना होगा। मिंग से कहता है योर एक्सीलेंसी प्लीज मेरी जान बख्श दे, मैं जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मुझे तो जी फैमिली वालों ने ऐसा करने को कहा था। अगर आपने इसी तरह मेरी की पावर को एब्जॉर्ब करना नहीं बंद किया तो मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊंगा, मेरी सारी की सारी की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। मिंग को उसकी बात सुनने के बाद उस पर तरस आ जाता है और वो अपने हाथ की ग्रिप को थोड़ा सा लूज कर देता है। डेविल कल्टीवेटर उसकी तरफ देखता है और कहता है मुझे लगा ही था ये भी बच्चा है, इसके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी बातें सुनते ही ये मेरी बातों में आ गया और इसने अपनी ग्रिप को थोड़ा सा लूज कर दिया है, बस थोड़ा सा और नाटक करना है। साथ ही वो अपने घुटने टेक देता है और नटंकी स्टार्ट करते हुए कहता है मास्टर जरा मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ, मैं तुमसे फाइट करने के लायक भी नहीं हूँ, प्लीज मेरी जान बख्श दो, जी मारकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि अंदर से वो सोच रहा होता है जैसे ये मेरा हाथ छोड़ेगा उसके बाद मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। मिंग उसकी बातें सुनने के बाद अपने हाथ की ग्रिप को थोड़ा सा और लूज कर देता है जबकि वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। ये लड़का मेरी बातों में आ रहा है और बहुत ही जल्दी ये मेरे बाजू को छोड़ देगा। मिंग उसे कहती है मास्टर ये तुम क्या कर रही हो, तुम इसे छोड़ क्यों रहे हो। मिंग उसे कहता है मुझे लगता है कि इसके साथ बहुत ही गलत हुआ है, हम इसे एक सेकंड चांस देकर देखते हैं। मिंग उसे कहती है मास्टर मुझे आप कोई बेवकूफ लगती है, जब इसने आपको पकड़ा था तब इसने आपको कोई सेकंड चॉइस नहीं दी, अगर मैं यहाँ पर नहीं होती तो अब तक तो आप मर चुके होते। और ना ही उस भिखारी ने आपको कोई सेकंड चांस दिया था, उसने भी आप पर अटैक करके आपकी बॉडी आपसे छीन ली थी। क्या आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं, लोगों की बातों में आसानी से आ जाते हैं। ये फैमिली वालों ने हमेशा आपकी इंसल्ट की है, कभी भी आपको अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं माना, उन्हीं की वजह से आपको जंगलों में जाकर रहना पड़ रहा है, कभी भी आप लोगों को सेकंड चांस देने के बारे में सोच रहे हैं। मिंग उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मिंग तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कभी किसी ने मुझे सेकंड चांस नहीं दिया, मैं भी इसको नहीं दूंगा। और साथ ही वो अपने हाथों की ग्रिप को और भी ज्यादा टाइट कर लेता है। जैसे ही वो अपने हाथों की ग्रिप को और भी ज्यादा टाइट करता है उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी की पावर होती है, उसने जितने भी लोगों से एब्जॉर्ब की होती है, वो सारी की सारी पावर मिंग अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो डेविल कल्टीवेटर चिल्लाता हुआ वहीं पर नीचे गिर जाता है, यानी कि उसकी बॉडी बिल्कुल सूख जाती है, उसकी सारी की सारी कल्टीवेशन मिंग ने एब्जॉर्ब कर ली है। मिंग उस इवल कल्टीवेटर के पास से एक थैली निकाल कर लाती है और कहती है मास्टर इसके पास एक ग्रैब बैग है, मुझे लगता है कि इसने लोगों से इस सारे माल को चोरी किया है, इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है। मिंग जल्दी से उस बैग को खाली करता है तो उसके अंदर से बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स और बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स निकलते हैं। मिंग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है लगता है ये इवल कल्टीवेटर बहुत ज्यादा अमीर होगा, इसके पास तो बहुत कुछ है। उनमें से एक गोल से एनर्जी बॉल को उठाता है और कहता है मिंग तुम्हें पता है कि ये क्या चीज है, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। मिंग उसे कहती है ये एक फर्स्ट ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन है, इसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, अगर तुम इसे मार्केट में बेचोगे तो ये अकेला स्पिरिचुअल स्टोन 100 किलोग्राम गोल्ड के बराबर है। ये बात सुनते ही मिंग की आंखें भी चमकना शुरू हो जाती है और मिंग कहता है अब तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो चुका हूँ, मेरे हाथ में बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स लग गए हैं। और वो जल्दी से उस सारे माल को उठाकर वापस से बैग में डालना स्टार्ट कर देता है। मिंग से पूछता है उस इवल कल्टीवेटर ने तुम्हारे बारे में कोई बात क्यों नहीं की, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसको दिखाई नहीं देती, तुम सिर्फ मुझे दिखाई देती हो। मिंग उसे कहती है हाँ मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई देती हूँ क्योंकि तुमने जो डिवाइन क्लॉक पहना हुआ है मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूँ, जब तक तुम उस डिवाइन क्लॉक को पहने रखोगे मैं तुम्हारी बॉडी के साथ जुड़ी रहूंगी और मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी बॉडी के अलावा किसी की बॉडी को टच नहीं कर सकती जब तक कि तुम किसी दूसरे बंदे की बॉडी को टच नहीं करते। तुमने उसके बाजू को पकड़ा हुआ था, इसी वजह से मैं उसके माथे पर अपना हाथ रख पाई और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाई। और साथ ही मिंग से कहती है लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें मेरे ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, मैं सिर्फ स्पेशल केसेस में ही तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मिंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आज के बाद बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि इस तरह का कोई भी इवल कल्टीवेटर मुझे पकड़कर मुझे नुकसान न पहुंचा सके। और यहीं पर हमारी एपिसोड 06 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में मार्शल आर्ट कंपटीशन वाले दिन का सीन होता है। ये मार्शल आर्ट्स वाला कंपटीशन जी फैमिली के बैकग्राउंड में होने वाला है, जहाँ पर अरीना सजा होता है और सारे के सारे मास्टर्स वहीं पर आसपास बैठे होते हैं इस कंपटीशन को देखने के लिए। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी जनता आई होती है इस कंपटीशन को देखने के लिए, जबकि जी फैमिली के सारे एल्डर ऊपर एक ऊंची जगह पर बैठकर इस कंपटीशन को देख रहे हैं। और इस मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक जो भी इस मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन को जीतेगा उसे रेड सन सेक्टर को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। वो रेड सन सेक्टर का आउटर डिसाइपल बन सकता है। ग्रैंडपा अपने उस कजन ब्रदर से कहते हैं, हमारी फैमिली में मेरे दो पोते बहुत ज्यादा जीनियस हैं। जिंग और जियांग दोनों में इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं कि वो रेड सन सेक्टर के आउटर डिसाइपल बन सकते हैं। ग्रैंडफादर के जो कजन ब्रदर हैं उनका अपना भी एक बेटा है जिसका नाम जेन जियांग है। ये जेन जियांग रेड सन सेक्टर का इनर डिसाइपल है, जबकि इस कंपटीशन को जीतने वाला जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो आउटर डिसाइपल बनेगा। कजन ब्रदर अपने भाई से कहते हैं, हमारी फैमिली से टोटल 13 आउटर डिसाइपल्स हैं, जबकि एक इनर डिसाइपल है। अगर हमें इस बार एक और इनर डिसाइपल मिल जाता है तो हमारा रेड सन सेक्टर में हाथ और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, हम लोग वो फैमिली से काफी ज्यादा पीछे हैं। हालांकि हानियो वो भी एक सेक्टर की आउटर डिसाइपल है। अंकल वो भी उसके पास ही खड़े होते हैं। वो ग्रैंडफादर से कहते हैं, अंकल वेंशन, आप तो बस ऐसे ही हमारी तारीफ किए जा रहे हैं। मेरी बेटी में इतना कुछ खास नहीं है, ये तो बस इसकी किस्मत अच्छी थी जो ये रेड सन सेक्टर की एक आउटर डिसाइपल बन सकी है। और यहीं पर इस कंपटीशन को जज करने के लिए रेड सन सेक्टर से भी 2 डिसाइपल आने वाले हैं।